हमारा दिमाग इस तरह से इवॉल्व ही नहीं हुआ कि आपके पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करे। द ह्यूमन ब्रेन इज इवॉल्व फॉर टू थिंग्स, प्रोक्रिएशन एंड सर्वाइवल। लोग पूछते हैं कि मैं अभी 20s में हूँ, नौकरी अच्छी है तो 100% इक्विटी में लगा दूं क्या? तो 100% आप इक्विटी में कभी मत लगाइए। हम लोग को लॉस बुक करना बहुत खराब लगता है, और ये भी है कि 1 लाख का लॉस आपको ज़्यादा दुख देता है, 1 लाख का प्रॉफिट उतना हैप्पीनेस नहीं देता है। कई बार लोग मेरे से भी पूछते हैं कि आपने HDFC बैंक निकाला 1996 में या अमेजोन निकाला 2001 में, तो आप बताइए आज का कौन सा स्टॉक ऐसा है जो मैं अपने बच्चे के लिए खरीद के भूल जाऊँ। मैंने कहा किसी के पास ये जादू की छड़ी नहीं है। पोर्टफोलियो किसी ने मुझे भेजा था और उसने बोला आई एम 36 ईयर ओल्ड, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मेरा पूरा जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज इन स्मॉल कैप्स 80%, अनदर 10% आई डू इन माइक्रो कैप्स। जो बोलते हैं कि ट्रेडिंग में हम 1% रोज कमा सकते हैं, तो अगर आप 1% हर ट्रेडिंग डे पे कमा सकते हैं तो आप 1 करोड़ को 5 साल में 20,000 करोड़ कर सकते हैं। तो वो आपको क्यों सिखा रहा है ये? Welcome to another edition of This or That. I'm Bhartinder Singh. I'm very excited and honored to have our today's guest. She's truly extraordinary. She was just 19 when she got into IIM Ahmedabad. She's one of the only 2 women in the history of IIM Ahmedabad to get a gold medal. She is founder and chairperson of First Global. First Global is India's first, in fact Asia's first company to go global. She's also author of best-selling book called Money, Myths and Mantra. Please welcome Devina Mehra. Hi, madam. Hello. Thank you very, very much for your time. We'll keep it candid, simple for our investors to understand. And we'll start with basic question. What is investing? Investing के सही मायने क्या है? Thank you for a very kind introduction. So what is investing? I mean, investing is where all your money is. So very often people don't even know where their money is. So लोगों को एक तो है कि क्या कहाँ इन्वेस्ट करना है, पर अभी आपका जो भी निवेश है वो कहाँ है वो भी बहुत लोगों को नहीं मालूम रहता। तो आपका निवेश इक्विटी में हो सकता है, मतलब इक्विटी मतलब डायरेक्ट इक्विटी में या म्यूचुअल फंड के थ्रू। कई बार जैसे टैक्स सेविंग स्कीम्स को दिमाग में ही नहीं रहता कि वहाँ भी इन्वेस्ट किया हुआ है, निवेश किया हुआ है। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट है, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड है, रियल एस्टेट है, बाकी हो सकता है आर्ट या क्रिप्टो भी हो। तो सभी कुछ इन्वेस्टिंग है। तो वो आपका एक बैलेंस शीट का एक साइड है। दूसरी तरफ आपको देखना है कि कहाँ कहाँ लोन है, कार लोन है, हाउसिंग लोन है, पर्सनल लोन है। तो ये दोनों चीज़ें आपके दिमाग में सबसे पहले वहाँ पर आपको चाहिए कि आप स्पष्ट रूप से कि कहाँ पर आप निवेशित हैं आज पे। फिर आप सोच सकते हैं कि कहाँ निवेशित होना चाहिए, बट अधिकतर लोगों को ये भी नहीं मालूम होता कि कहाँ वो निवेशित हैं। लोग कहाँ फंस जाते हैं वो ये है कि मुझे लगता है कि जब इन्वेस्टिंग के बारे में लोग सोचते हैं सिर्फ एक ही एस्पेक्ट सोचते हैं, और वो सोचते हैं कि कैसे मेरा पैसा मैक्सिमाइज हो जाए। शायद मेरा सोच है, गलत भी हो सकता है, बट ऐसा लगता है वही है। तो उस एस्पेक्ट में अगर हम बात करें कि इन्वेस्टिंग इज नॉट ओनली कि मैक्सिमाइज करना है रिटर्न, सो वो क्या अदर एस्पेक्ट्स हैं इन्वेस्टिंग के जो लोगों को सोचने चाहिए? वो एक तो इन्वेस्टिंग लोग सोचते हैं खाली शेयर बाजार है। हाँ। शेयर बाजार अंततः एक तरह से सट्टा बाजार की तरह का दिमाग रहता है कि वो एक अमेरिका में बहुत पहले, लगभग 100 वर्ष पहले स्टॉक ट्रेडर हुआ करते थे, बर्नार्ड बारूक। उसके बाद उनका बहुत सारे और भी अदर अचीवमेंट्स हैं। तो उनका एक कोट था कि लोगों का प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम इस बारे में है कि लोगों को लगता है कि रातों रात अमीर बना जा सकता है, एंड द स्टॉक मार्केट इज दैट मैजिकल प्लेस जहाँ पर ये संभव है। तो उस माइंडसेट से सब आते हैं कि यहाँ आके रातों रात धनी बना जा सकता है। तो प्रॉब्लम वहाँ आती है। प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट की नहीं है, प्रॉब्लम और किसी चीज़ की नहीं है, आपके माइंडसेट की है कि आप। तो एक तरह से जो अच्छी इन्वेस्टिंग होती है, जो आपको अपने पोर्टफोलियो के साथ करना चाहिए, वो कुछ हद तक बोरिंग होती है।
तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग को एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा बहुत पुरानी सोच है कि आधे लोग तो कि पार्टी में और दोस्तों से क्या बात करेंगे उसके लिए निवेश करते हैं, कि अगर बोला कि फिक्स डिपॉजिट और इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा डाला हुआ है तो फिर पार्टी में आगे बात क्या होगी। तो तो एक बार ठीक से सोचिए कि आपकी खून पसीने की कमाई है, आप दिवाली पे लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, पर अपने पैसों का थोड़ा सम्मान करिए, उसको थोड़ा ध्यान से निवेशित करिए। और जैसा मैंने कहा, कई बार वो चीज़ बहुत बोरिंग होती है, तो जो प्रिस्क्रिप्शन है अच्छा इन्वेस्टिंग का वो काफ़ी बोरिंग होता है। मैम, तो आपकी बुक में 4 बेसिक पिलर्स आपने मेंशन किए हैं इन्वेस्टिंग के, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। एसेट एलोकेशन, पोर्टफोलियो अप्रोच, रिस्क मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफाइंग ग्लोबली। तो एसेट एलोकेशन की जब हम बात करते हैं तो बहुत बात होती है, स्पेशली म्यूचुअल फंड में तो इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग दैट पीपल से आपको एसेट एलोकेशन करना चाहिए, लेकिन वहीं पे आके लोग रुक जाते हैं। एसेट एलोकेशन को अगर आप समझा सकें कि व्हाट इज राइट एसेट एलोकेशन, व्हाट इज ट्रू एसेट एलोकेशन, क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, तो इसके बारे में अगर आप कुछ बात एक तो एसेट एलोकेशन की बात वैसे एक तरह से सीरियस तरीके से हमने ही 5-6 साल पहले शुरू करी थी। जो अब काफी लोग, ये चीज तो मैंने बहुत चीजों में देखी है कि बात शुरू करते हैं तो उसके बाद लोग खाली कैच फ्रेजेस तो पकड़ लेते हैं। तो एसेट एलोकेशन एक तरह से तो जिन्होंने कभी निवेश नहीं भी किया तो बहुत सिंपल चीज़ है। वही जो कैटेगरीज अभी हमने बात की कि इक्विटी आपकी डायरेक्ट है, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू वो इक्विटी है, फिक्स्ड इनकम में आपका वो पीपीएफ और सेविंग स्कीम, फिक्स डिपॉजिट से लेके फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड तक है, फिर ये रियल एस्टेट है, चाहे आपने खरीदी हो चाहे आपको पुश्तैनी मिली हो, तो वो सब चीज़ एक बार देखिए और कॉन्शियसली डिसाइड करिए कि यहाँ ये ठीक है, ये नहीं है। और एक चीज़ मुझसे और एसेट एलोकेशन में लोग पूछते हैं कि मैं अभी 20s में हूँ, नौकरी अच्छी है तो 100% इक्विटी में लगा दूँ क्या? तो 100% आप इक्विटी में कभी मत लगाइए। तो आपको हमेशा सोचना पड़ेगा कि कम से कम जो आपको अगले 5-7 साल में ज़रूरत पड़ सकता है वो पैसा इक्विटी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्विटी में आप नहीं बता सकते कि अगले 1, 2, 3 या इवन 4-5 साल में क्या रिटर्न बनेगा। तो वो आपको पैसा ऐसा होना चाहिए जो आप 8-10 साल भूल सकें। तो इसलिए सोच समझ के एसेट एलोकेशन करिए। और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन भी उसी से रिलेटेड है, एक तो इस लेवल पे। फिर जब इक्विटी में आप देखें तो वहाँ भी आपको देखना है कि आप किस सिस्टम से आपने निवेश किया है स्टॉक्स में, क्राइटेरिया यूज भी कर रहे हैं या ऐसा ही कहीं पे सुन लिया, दोस्त ने कह दिया, टेलीग्राम ग्रुप पे आ गया, टीवी पे सुन लिया और निवेश कर दिया। और इसलिए कौन से कितने स्टॉक्स हैं, कौन से सेक्टर में हैं, तो ये सब डिसीजन आपको सोच समझ के कॉन्शियसली लेने हैं। ये नहीं कि हो गया, यहाँ से ये खरीदा, वहां से वो खरीदा, और फिर अब आप देख रहे हैं तो आपके पास 10 बैंक हैं, 6 फार्मा कंपनी है, 3 एफएमसीजी कंपनी है, तो वो ऑलमोस्ट एक सेक्टर में स्टॉक्स लगभग एक साथ में चलते हैं। तो आपके पास 20 स्टॉक भी हों, अगर 3 ही इंडस्ट्री में है तो ऑलमोस्ट 3 स्टॉक के जैसा है। तो रिस्क मैनेजमेंट इसकी मैं आपको यही बोलूं कि हमारे पास चाहे ग्लोबल इन्वेस्टिंग के लिए कोई आता है या पीएमएस के लिए या स्मॉल केस के लिए, हम हमेशा कहते हैं कि आप जो फीस दे रहे हैं उसमें 60% रिस्क मैनेजमेंट का है और 40% रिटर्न मैनेजमेंट का है। जस्ट टू एम्फसाइज कि रिस्क मैनेजमेंट कम्स फर्स्ट। तो आप जब तक सो यू विन इफ यू डोंट लूज। सो पहला ऑब्जेक्टिव होता है, डोंट लूज डजंट मीन कि आप लॉस नहीं बुक करेंगे, लेकिन आपको अपने कैपिटल पे बड़ा हिट नहीं लेना है। तो आपको छोटे लॉस बुक करने पड़ेंगे जिससे कि ऐसा ना हो कि किसी दिन कैपिटल 30% कम हो गया, वो नहीं होना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट हम लोग तो खैर कई और चीजें भी करते हैं, एसेट एलोकेशन तो एक पार्ट है ही। दूसरा जैसे मैंने बोला सेक्टोरल एलोकेशन भी देखें, जो सिंपल लेवल पे मैं बता रही हूँ। और एक चीज और है कि स्टॉप लॉस हमेशा रखें, और वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का क्या मतलब होता है कि आपने समझ लीजिए 25% का स्टॉप लॉस रखा, तो ऐसा नहीं कि आपने 100 पे स्टॉक खरीदा तो 75 का वो फिक्स हो गया। अगर 100 से 150 हुआ, फिर 130 हुआ, आप निवेशित रहिए। 200 हो गया, 250 हो गया, 300 हो गया, 300 से वापस 250 भी हुआ, और उसके बाद फिर चल रहा था 400 होके अगर वो वापस 300 हो जाता है तो ऊपर से 25% घट गया, तब आप निकल जाइए। तो वो चीज
तो एक सिस्टम को फॉलो करिए। ये मत कहिए कि ये 100 पे खरीदा है तो दुगना तिगना होगा तो मैं निकल जाऊंगी, बिकॉज फिर उस तरह से आपको मल्टी बैगर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन ये पहले से ही निश्चित करके चलिए कि आप कब निकलेंगे। नहीं तो ये होता है कि बाजार जब गिरना शुरू होता है तब आपको समझ नहीं आता और आपको लगता है मैंने तो ठीक ही किया। वैसे रिस्क मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है, जिस समय आप निवेश करें अपने को ये बोलें कि हो सकता है मैं गलती कर रही हूँ। ये आपके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा सेवियर वही है, ये चीज सोचना। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी फंड मैनेजर इस दुनिया में नहीं हुआ है जो गलती नहीं करता है। वॉरेन बफेट जो खरीदते हैं, लोग सोचते हैं वो खरीदते हैं और बेचते ही नहीं है, बहुत रिसर्च करके खरीदते हैं और बस पकड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जो वो मेजॉरिटी ऑफ हिज स्टॉक्स ही गेट्स आउट विद इन 6 months और 2 साल में वो 80% से निकल जाते हैं। तो ये हिट रेट होता है बहुत अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर का। तो आप ये मत समझिए कि मेरे से गलती नहीं होगी, क्योंकि हमेशा जब भी आप कोई चीज लेते हैं आप एक तरह से भविष्य पर बेट कर रहे हैं। भविष्य किसी ने देखा नहीं है। मतलब अगर आप कोविड 2020 के बाद आपको ये बात समझ नहीं आई कि भविष्य किसी ने नहीं देखा। अगर 2020 के बिगिनिंग में तो खैर अगर एक तो पेंडेमिक आएगा ये नहीं किसी को मालूम था, लेकिन अगर मैं कहती आपसे कि ऐसा कुछ होगा जिसमें रिटेल, ऑटो, होटल, एयरलाइन सबका बिजनेस जीरो हो जाएगा, बाकी बिजनेसेस भी पूरी तरह से हिट होंगे, तो आप कह सकते थे कि बुल रन आएगा। तो भविष्य बहुत ही अनसर्टन होता है। तो इसलिए हमेशा अपने को ये कहिए कि हो सकता है मैं गलती कर रही हूँ, कि आप जितना भी केयरफुली चूज करेंगे। ये तो शर्तिया बात है कि कम से कम 20-25 स्टॉक तो 20-25% स्टॉक तो ऐसे निकलेंगे जो बिल्कुल डड निकलेंगे, जो आपको जल्द से जल्द निकलना होगा उनसे। तो वो सबसे मुश्किल काम ये है। मैं हमेशा कहती हूँ नंबर्स समझना फिर भी आसान है, अपने दिमाग पे काबू करना मुश्किल काम है। तो मैम आप जो बात कर रहे हैं कि हमें, आपने जितनी बात बोली इसके अगेंस्ट ही सब सुनने मिलता है। सबसे ज्यादा जो सुनने को मिलता है कि बाय एंड फॉरगेट, ठीक है, और आप बोल रहे हैं कि हमें सेल करना चाहिए। तो इसके बारे में ये चीज कि बाय एंड फॉरगेट के बारे में क्या कहना है आपका? एंड सेकेंडली ये मतलब सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं, एक तो हो गया ये, उसके अलावा आपने जो बोला लॉसेस की जो आपने बात की कि ट्रेलिंग लॉस होना चाहिए, उसके अलावा अगर लोग DIY करना ही चाहते हैं कि नहीं, या तो PMS अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं और DIY करना चाहते हैं फिर भी, तो अदर देन स्टॉप लॉस किस तरह के सिस्टम उनको बनाने चाहिए? क्या उन्हें सोचना चाहिए कि भाई मैं तो DIY करूंगा, स्टॉक्स मुझे लेने हैं, तो क्या सिस्टम होना चाहिए? तो अगर आप डू इट योरसेल्फ DIY की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको करना चाहिए कि नहीं। हाँ। तो PMS को आप जाने भी दें तो म्यूचुअल फंड तो एक ऑप्शन होते ही है। तो आप जो भी आपके सामने विकल्प हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे PMS हो, समझ लीजिए 5 या 6 आप कंसिडर कर रहे हैं कि इनमें कर सकता हूँ या मैं खुद ही करूँ। तो आप अपने को, अगर वो 5 है तो आप अपने को छठा फंड मैनेजर मानिए और फिर अपना DP अकाउंट देखिए। ये नहीं कि एक स्टॉक मैंने ये निकाला था, बट पूरा आपके DP अकाउंट में क्या उतार चढ़ाव रहा है। तो ये जो फंड मैनेजर है जो आप हैं उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है वर्सेस जो 5 और फंड्स आप कंसिडर कर रहे हैं, या म्यूचुअल फंड या PMS। और फिर देखिए कि या आप जो फंड मैनेजर है, क्या सबसे बेस्ट फंड मैनेजर आप ही है कि सारा का सारा 100% आपको देना चाहिए, या फिर कुछ और है जो आप तो अगर आप, और हो सकता है ठीक है आप बहुत अच्छे फंड मैनेजर नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी आपको करना है और या सीखना है। तो अगर सीखना है तो या पार्टी में बात करने लायक चाहिए तो 10-20% अपने पास रखिए। क्योंकि ये भी समझिए कि आप कोई व्यवसाय कर रहे होंगे या कोई नौकरी कर रहे होंगे, तो आप 100% टाइम तो इसमें लगा नहीं रहे हैं और लगाना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए बेहतर है ज्यादातर लोगों के लिए कि काफी हद तक तो आप प्रोफेशनल्स को दीजिए और कुछ अपना करिए। अपना जो कर रहे हैं फिर अपने को पहले तो एजुकेट करिए। अगर ये नहीं कि ऊपरा ऊपरी यहाँ सुना वहाँ सुना, तो फिर उसमें मतलब मैंने किताब में भी काफी चीजें लिखी हैं, सब तो नहीं लिखा है, लेकिन एक तो आप फाइनेंशियल समझना शुरू करिए। और फाइनेंशियल्स में भी आप खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रेवेन्यू इतना ग्रो किया, ये हुआ मार्जिन का, ये हुआ प्रॉफिट का, उससे आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। आपको कैश फ्लो समझने पड़ेंगे कि अक्सर कंपनी में अगर प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती है। प्रॉफिट को मैनेजमेंट थोड़ा बेहतर दिखाने का प्रयास करता है। तो
अगर समझ लीजिए स्ट्रेन है तो होता ये है कि आप फिर भी सेल्स बुक कर रहे हो, ज़्यादा क्रेडिट देना शुरू कर दिया आपने कस्टमर को या डिस्ट्रीब्यूटर को, तो वो रिसीवेबल्स में आपको प्रेशर दिखेगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो आपको अगर करना है खुद तो पहले तो आप अच्छी तरह फाइनेंशियल्स को समझिए। वो आप समझ भी लेंगे तो मुश्किल काम होता है, जैसे मैंने कहा, अपने दिमाग पे काबू पाना, क्योंकि हमारा दिमाग इस तरह से इवॉल्व ही नहीं हुआ कि आपके पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करे। मतलब ह्यूमन ब्रेन इज इवॉल्व फॉर टू थिंग्स, प्रोक्रिएशन एंड सर्वाइवल। तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी हार्ड वायर्ड है कि जैसे कि हम लोग को लॉस बुक करना बहुत खराब लगता है, और ये भी है कि 1 लाख का लॉस आपको ज्यादा दुख देता है, 1 लाख का प्रॉफिट उतना दुख नहीं, उतना हैप्पीनेस नहीं देता है, तो वो सिमेट्रिकल भी नहीं होता है। और तो इसलिए बहुत सारा आपको अपने पे नियंत्रण रखना होगा, बहुत अनुशासन रखना होगा अगर आप DIY करते हैं। आपने एक और भी क्वेश्चन, आपका एक पार्ट और भी था, मैं जो मैं पूछ रहा था कि बाय एंड फॉरगेट वाला जो बात है, एवरीबडी इज टॉकिंग कि आप पैसा तब बनाओगे कि आप खरीद के भूल जाओ, और जनरली जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ पता नहीं है वो भी यही बोलते हैं कि खरीद के भूल जाओ। और वो भी होता है कि ब्लू चिप खरीद के भूल जाओ। तो ब्लू चिप होता क्या है, ये मैंने रिसेंटली ट्वीट भी किया था कि आप देखिए जो ओरिजिनल सेंसेक्स लिस्ट थी उसमें कौन, मतलब, और ऐसा नहीं कि वो कंपनीज हिस्ट्री के बिना, इतिहास के बिना कंपनी थी, वो सब कंपनीज ऐसी थी जो उस समय बहुत एस्टैब्लिश्ड ब्लू चिप दशकों से अच्छा काम कर रही हैं, वैसी थी। और उसमें था क्या, आप इंडस्ट्रीज देखें तो शिपिंग, पेपर, टेक्सटाइल, और कंपनीज में ये जैसे इवन हिंदुस्तान मोटर्स जो एम्बेसडर गाड़ी बनाती थी, या प्रीमियर ऑटोमोबाइल जो पुरानी फिएट गाड़ी बनाती थी, और ग्रुप्स मफतलाल और सिंधिया और थापर्स, तो वो सब आप देखिए इतिहास में विलीन हो गए ऐसा। हाँ, तो अगर आप वो खरीद के रखे रहते हैं, और कई लोग बोलते भी हैं कि लोग सोचते हैं कि अरे देखो उसके पेरेंट्स ने या ग्रैंड पेरेंट्स ने ये खरीदा था, बोला हम देखते हैं तो वो सब उसमें ये सब JK ग्रुप के स्टॉक भरे हुए हैं, या मोदी ग्रुप है, और ये सब है जो अब इररिलेवेंट हो गए हैं अगर कंपनीज हैं भी तो इसलिए वो सब बदलता रहता है। आप सेंसेक्स और निफ्टी को उठा के देखिए तो उसमें कितने स्टॉक्स हैं जो किसी जमाने में इन सब इंडेक्सेस में थे, वो रिलायंस कैपिटल और यस बैंक और इवन ये सब सत्यम, सुज़लॉन, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स थे जो अब इररिलेवेंट हो गए हैं। और आप पूरा कॉम्पोजिशन ही देखिए तो लगभग 25 साल पहले इंडेक्सेस में बैंक्स थे ही नहीं, बैंक्स और फाइनेंशियल्स थे ही नहीं, 0 वेटेज था। अब हाईएस्ट वेटेज हो गया है उनका। एक समय था जब इंडेक्सेस में PSUs भरे हुए थे, मतलब मैं आपको लिस्ट पूरा गिना सकती हूँ, MTNL, BHEL, ONGC, IOC, BPCL, HPCL, I can go on, you know. And there came a time when people forgot कि PSUs में निवेश किया भी जा सकता है, कि PSUs भी लिस्टेड कंपनी है। तो ये सब फैशन बदलते रहते हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि कौन सी चीज है जो आप लेके भूल सकते हैं। वो कई बार लोग मेरे से भी पूछते हैं कि आपने HDFC बैंक निकाला 1996 में, या Amazon निकाला 2001 में, तो आप बताइए आज का कौन सा स्टॉक ऐसा है जो मैं अपने बच्चे के लिए खरीद के भूल जाऊं। मैंने कहा किसी के पास ये जादू की छड़ी नहीं है कि टू नो कि क्या चीज ऐसे परफॉर्म करेगी। हमेशा आपको पोर्टफोलियो लेना होता है, और उसमें जैसे मैंने कहा अगर आपने 30 स्टॉक लिए तो हो सकता है उसमें से 6-7 टोटल डर निकलेंगे, कुछ से आपको नॉर्मल रिटर्न आएगा। और अगर आपने ध्यान से चुनाव किया है एंड यू आर लकी, आपका भाग्य भी अच्छा है, तो आपको 2-3 मल्टी बैगर मिलेंगे, लेकिन आपको पहले से नहीं मालूम होता कि कौन से मल्टी बैगर्स होंगे। तो ये भी मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे राकेश झुनझुनवाला का लोग बोलते हैं, अब उनसे जब पार्टी में मिलो ही वुड टॉक अबाउट डिफरेंट स्टॉक्स, तो उनको भी नहीं मालूम था कि पैसा मेरा सारा टाइटन, क्रिसिल, लुपिन से बनेगा। वो तो बहुत सारे स्टॉक्स खरीदे, उसमें बहुत सारे ने खराब किया, बट ये 3 ने किया। और इसमें भी आपको पहले से नहीं मालूम होता कि ये ट्रेजेक्टरी होगी। अभी मैंने पढ़ी थी टाइटन के CEO की किताब तनिष्क स्टोरी, और उसमें मतलब मेरे लिए तो बिगेस्ट टेक अवे ये था कि वो दैट बिजनेस वेंट थ्रू सो मेनी अप्स एंड डाउन्स। एटलीस्ट 3 बार वो कंपनी इस कगार पे आई कि ज्वेलरी बिजनेस ही बंद कर दें। तो किसी उनको भी नहीं मालूम था, एज आई ऑलवेज से, कि HDFC बैंक और Amazon के केस में कि आदित्य पुरी और जेफ बेजोस को भी नहीं मालूम था कि कंपनी की 25 साल की ट्रेजेक्टरी ये है। तो
ये जो भी आपको बोल रहा है कि उसके पास ये जादू की छड़ी है, किसी के पास ये जादू की छड़ी नहीं है, क्योंकि दुनिया में आज तक कोई फंड मैनेजर या इन्वेस्टर नहीं हुआ जिसके आप 100% तो छोड़ दो, 50% पिक्स भी मल्टी बैगर्स रहे हो। तो ये चीज पहले से मालूम हो ही नहीं सकती है। और आप किसी भी मतलब जो ये सब्ज बाग आपको दिखाते हैं लोग, उनकी आप रिसर्च रिपोर्ट उठाइएगा, किसी भी आप प्रैक्टिकली कोई भी रिसर्च रिपोर्ट किसी भी कंपनी की आज की डेट में उठा लीजिए पूरे विश्व में, तो अनलेस कंपनी का ऑलरेडी अभी लॉस वॉस बना रही हुई, अदरवाइज आपको होगा कि वो हर साल प्रॉफिट इतने से ग्रो करेगा, और जो उसके बाद जो अगर डिस्काउंटेड कैश फ्लो कर रहे हैं तो 5-6 साल के बाद हमेशा के लिए टू इटर्निटी इस रेट पे ग्रो करेगा। तो ये तो सब कहानी हो गई। पर डेटा क्या, मतलब आई एम वेरी डेटा ड्रिवन, मैं आंकड़ों पे जाती हूँ। तो और ये मैंने उदाहरण पहले दिया भी है कि अगर आप देखें भारतीय बाजार, तो लगभग 4-4.5 हजार लिस्टेड कंपनीज हैं, उसमें जो 10 साल से लिस्टेड हैं। तो अब 10 साल में आप देखिए, तो मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि हर साल 5% या 10% ग्रोथ, मैं कह रही हूँ एनी ग्रोथ, कि आपका अर्निंग गिरी नहीं एक भी बार 10 साल में। तो 4,500 कंपनी में कितनी कंपनी ऐसी हैं जिनकी अर्निंग कभी नहीं गिरी 10 साल? 10 साल बहुत लंबा समय नहीं है वैसे। 10-15, हाँ वही 15-17 कंपनी आपकी है। बुक में है। हाँ आपने किताब पढ़ी है तो आपको मालूम है। तो 17 कंपनीज हैं, और 20 साल वाली अब एक ही कंपनी बची है, HDFC बैंक। तो मैं अगर कहूँ कि मुझे मालूम था कि हाँ HDFC बैंक ही ऐसा ग्रोथ दिखाती रहेगी, नहीं, आई मीन अगेन लोग बोलते हैं HDFC बैंक में इतनी कंपाउंडिंग मिली या कोटक महिंद्रा में इतनी कंपाउंडिंग मिली। हमने कहा लोग भूल जाते हैं कितनी और कंपनीज को बैंकिंग लाइसेंस मिला था, कितने और बैंक्स आए थे जो टाइम्स बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, सेंटूरियन बैंक, इतने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यस बैंक का प्रॉब्लम हुआ। तो कुल मिला के बैंकिंग इंडस्ट्री में दीज आर द सक्सेस स्टोरीज। तो आपको खाली जो जहां निवेश सफल रहा वो कहानियां आपको सब लोग सुनाते हैं कि अरे उसके दादाजी ने तब ये लिया था, देखो इतनी कंपाउंडिंग मिली। बट उसके बीच में, और ये भी एक और स्टोरी है, हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर ही थे, उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी ने अपना पोर्टफोलियो देखा नहीं है 20 साल से, तो आप जरा देख के बताओ उसमें क्या था। जैसे DSQ सॉफ्टवेयर, पेंटा मीडिया, NEPC, माइकॉन, जो कंपनीज अभी आज के नए निवेशकों ने कभी सुना ही नहीं, बट ये जो 99-2000 वाले टेक बूम की एकदम वेरी बिलवेड कंपनीज विच गेव अ लॉट ऑफ रिटर्न्स एट दैट पॉइंट थी। बट वो आप देखिए तो कंपनीज ही शून्य में विलीन हो जाती हैं, स्टॉक्स ही शून्य में विलीन हो जाते हैं। अब जैसे जो 4-4.5 हजार स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं, आप देखिए अभी तक, आज तक इंडियन मार्केट में कितनी लिस्टिंग्स हुई हैं। तो आई थिंक देयर विल बी सेवरल टाइम्स दिस नंबर। तो उतने भर मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स ही गायब हो गए हैं, लेट अलोन की भाव गिरा है, वो स्टॉक्स हैं ही नहीं अब। मतलब 90s में एक साल था जिसमें कुछ 1200 प्लस लिस्टिंग हुई थी, एक साल था 1300 प्लस लिस्टिंग हुई थी। तो कंपनीज तो गायब ही हो जाती हैं, स्पेशली ये जो स्मॉल कैप बूम में चलती है ना, वो एक तेजी में जो चला, वो अगली तेजी तक बचेगा भी या नहीं, वो वही एक प्रश्न चिन्ह रहता है। तो दो बात हैं। एक तो बहुत क्लियर है कि बाय एंड फॉरगेट तो करेक्ट नहीं है, ठीक है, हमें कंटिन्यूसली इवेलुएट करना चाहिए अपने शेयर्स। तो ये क्या फ्रीक्वेंसी पे हमें इवेलुएट करना चाहिए? जैसे मैंने आपके एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आप बोल रहे थे कि आप एक पर्टिकुलर फंड या आपने किसी की बात की थी कि आप हर 3 मंथ्स में इवेलुएट करते हैं उसको। हाँ, हम लोग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे इंडिया के प्रोडक्ट हैं, PMS और स्मॉल केस या ग्लोबल फंड और पोर्टफोलियो, तो हम लोग हर तिमाही पे, हर 3 महीने पे देखते हैं। और वो भी जो हम कहते हैं फ्रॉम बेस जीरो। तो बेस जीरो का क्या मतलब है कि आज मेरे पास कैश हो तो मैं कहाँ निवेश करूंगी, ये प्रश्न है। ये नहीं कि अभी मेरे पास ये पोर्टफोलियो है तो मैं उसका क्या करूं, क्योंकि इसके पीछे भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि एक चीज होती है एंडाउमेंट बायस, कि जो चीज आपके पास है वो आपको ज्यादा वैल्यूबल लगती है, ज्यादा मूल्यवान लगती है। सिंपल चीज हो सकती है, मतलब ये तो खैर कागज का कप है, बट अगर ये कॉफी का कप हो, और ये स्टडीज में आया है, मतलब प्रॉपर रिसर्च हुई है इस पे। तो अगर एक कॉफी का कप भी आपके पास है, तो आप अगर बोलोगे कि ये इसकी वैल्यू 150 रुपए है, तो जिसके पास नहीं है वो बोलेगा इसका 100 रुपए वैल्यू है। तो ये चीज भी बहुत इनग्रेन्ड है अपने अंदर। तो इसलिए बाजार में आपको ये चीज सोच के चलनी है कि
आज कैश हो तो सबसे बेहतर जगह कहाँ है जहां मैं निवेशित रहूं और वहां निवेश करना, ये दिस इज द थिंकिंग बिहाइंड व्हाई वी डू दिस रीबैलेंस एवरी क्वार्टर एंड वी डू इट फ्रॉम बेस जीरो की, बिकॉज अदरवाइज आपका माइंड बोलेगा कि नहीं, जो वही है, अपनी गलती मानना बहुत मुश्किल होता है इंसान के लिए। तो इसीलिए आपको भूलना पड़ेगा कि आपके पास क्या है, अभी कौन सी बेस्ट जगह है जहां आप निवेशित रहो। ये बात अलग है कि एक तिमाही से दूसरी तिमाही ऐसा नहीं कि लिस्ट बदल ही जाती है, मतलब वो 85-90% वही लिस्ट होती है, बट आप एज अ डिसिप्लिन आप ये सोचते हो कि अभी कहाँ निवेशित रहना चाहिए, सबसे बेस्ट जगह कहाँ है निवेशित रहने के लिए। तो वो एक अच्छा डिसिप्लिन है, उतना तो आप करिए, मतलब 3 महीने नहीं तो 6 महीने पे तो जरूर ही करिए, और इन बिटवीन आपका ये स्टॉप लॉस काम करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि निवेश करने की साइड पे हम जो बोलते हैं ह्यूमन प्लस मशीन की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस ह्यूमन बीइंग का रहता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट की साइड पे मशीन ओनली, बिकॉज ह्यूमन बीइंग का टेंडेंसी गलती ना मानने का होता है कि नहीं थोड़ा और देख लेते हैं, ये स्टॉक डिफरेंट है, तो वहां पर मशीन को ओवर रूल नहीं करना है, अनलेस कई बार ओनली टाइम स्टॉप लॉस में हम लोग थोड़ा अगर रुकते हैं, तो वो जब पूरा बाजार गिरता है और सभी कुछ, मतलब बहुत सारी चीजें स्टॉप लॉस हिट कर रही हैं, तब एक बार रुक के देखते हैं, बट अदरवाइज इंडिविजुअल स्टॉक्स पे अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप निकल गए। तो इसमें मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में मैं थोड़ा डिफरेंस समझना चाहता हूँ, क्योंकि जनरली जो एडवाइस मिलती है जनरली इंटरनेट वगैरह पे, बोलते हैं कि आप अगर 3 महीने में या 6 महीने में या साल भर में अपना स्टॉक्स चर्न कर रहे हो तो ये ट्रेडिंग है, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट। एंड विद रिस्पेक्ट टू DIY इन्वेस्टर्स, तो उनके लिए तो बहुत ट्रिकी हो जाएगा। कैसे उन्होंने जब पहले लिया होगा शेयर, तभी उन्होंने किसी के बोलने पे या बहुत ही हाई लेवल पे लिया होगा, तो कैसे इवेलुएट कर पाएंगे वो हर चीज में? हाँ, मतलब वही बोल रहे हैं आप, तो और भी कई वही बोल रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो आप उस तरह से वो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ये जो बाकी चीजें मैंने कही कि एक ही सेक्टर में बहुत ज्यादा नहीं हो, 2 ही 3 सेक्टर में ना रहें, स्टॉप लॉस को फॉलो करें, एटलीस्ट उतना तो करें। और इसलिए स्टॉप लॉस का मतलब यही होता है कि आपने अपनी गलती मान ली कि हाँ गलत निवेश हुआ, निकल गए, कि उसी चीज से आपको पैसा वापस नहीं बनाना है। ये भी एक बहुत मतलब मैं देखती हूँ अच्छे खासे, मतलब छोटे मोटे नहीं, बड़े इन्वेस्टर्स को भी, कि अब ये लिया हुआ है, अब 100 रुपए पे लिया था, अब 60 हो गया, ये जब 100 रुपए होगा ना तब निकल जाऊंगा, तब मैं आपको ये वाला पैसा भी निवेश करने को दे दूंगा। मतलब दैट्स सो इनग्रेन्ड कि आई हैव टू मेक इट बैक इन द सेम स्टॉक, एंड दैट इज सो रॉन्ग। ये आपको अगर आज की डेट में, मतलब स्टॉक अगर गिर गया 40%, 50% के 80% भी, वो और 80% गिर सकता है। The stocks can go down to zero, really speaking. So you don't have to make it back in the same stock. आपको 60 से 100 पहुंचना है, उसी स्टॉक से पहुंचना है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। आपके बैंक बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस स्टॉक से वो पैसा आया, और बाजार को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने 100 रुपए में खरीदा था वो स्टॉक। बाजार इज इनडिफरेंट, तो उससे, तो इसलिए उसी स्टॉक से या उसी स्ट्रैटेजी से या इवन उसी फंड से वापस बनाना है, ये गलत सोच है। आपको आज की, जब वो 60 हो गया है, आप उससे निकलिए, देखिए कि आज की डेट में सबसे अच्छी जगह कहाँ है निवेश करने की, तो वहां निवेश करिए। आप स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, आप रिस्क की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास एक पोर्टफोलियो किसी ने मुझे भेजा था, और उसने बोला आई एम 36 ईयर ओल्ड, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मेरा पूरा जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज इन स्मॉल कैप्स, 80%, another 10% I do in micro caps. And अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं X amount, 10 लाख का अमाउंट I will put in mid caps. तो अगर आप इन्वेस्टर आपके सामने होता तो आप क्या बोलते हैं उनको? I would say don't play fast and loose with your money. अपने खून पसीने की कमाई की तरफ इतना बेदर्द मत होइए, because small caps are a riskier end of the market. मतलब it's as simple as that. So आप अगर देखें हिस्ट्री स्मॉल कैप की, and this I'm talking even at the small cap index level, तो 2008-9 में वो इंडेक्स गिरा था almost 80%, 78% टू बी एग्जैक्ट। और मैं बोलती हूँ स्कूल का गणित मत भूलिए कि कोई चीज 80% गिरती है तो उसको 5 गुना होना पड़ता है आपको जीरो पे आने के लिए।
only to come to zero. only to come to zero. तो वो 2008 का जो पीक था इंडेक्स का, वो नेक्स्ट कब क्रॉस हुआ 2016 में, 8 साल बाद. बट वो भी थियोरेटिकल है, बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज कि स्मॉल कैप का इंडेक्स ही हर साल 18-20% बदलता है. तो 8 साल बाद उसमें ऑलमोस्ट कोई भी वो स्टॉक नहीं होगा जो 8 साल पहले था. तो वो अलग ही स्टॉक्स हैं. तो वो जो स्टॉक्स गिरे थे ज्यादातर कभी वापस नहीं आए. तो ये स्मॉल कैप में यही होता है कि बड़ा डेंजर रहता है कि वो स्टॉक जब विलीन ही हो जाएंगे, वो कभी अगली तेजी में भी नहीं चलेंगे. और देन दैट वाज वन. और उसके बाद जो पीपल अगेन फॉरगेट कि 2018-19 में एक बार फिर बहुत तेजी आई थी स्मॉल कैप्स में. और उसके बाद फिर 2/3 ऑलमोस्ट गिरा था, 65% गिरा था इंडेक्स. और आप सोचते हो कि नहीं इंडेक्स गिरेगा, लेकिन मैं तो ध्यान से चयन कर रहा हूँ, मेरे तो स्टॉक्स नहीं गिरेंगे. तो कितने स्टॉक्स नहीं गिरे थे 2008-9 में आउट ऑफ द स्मॉल कैप यूनिवर्स? 1%. और वो जो अगला क्रैश था उसमें कितने नहीं गिरे थे? 8%. तो आप इतने जीनियस नहीं हो कि आप वहीं के वहीं हो गए, आप वही 1% और 8% में. स्मॉल कैप में अदर प्रॉब्लम इज कि व्हेन द फॉल कम्स यू कैन नॉट एग्जिट. मतलब वो सर्किट टू सर्किट जाता है नीचे और आपको एग्जिट ही नहीं मिलता. एटलीस्ट लार्ज कैप में यू गेट एग्जिट्स. दैट्स द सो इट्स अ रिस्की एंड ऑफ द मार्केट. सो इट्स नॉट एज इफ कि आपको जीरो वहां रखना चाहिए, बट दैट डेफिनेटली शुड नॉट बी द बल्क ऑफ योर पोर्टफोलियो. ऑफ कोर्स स्मॉल कैप में भी अब थोड़ा ग्रेडेशन हो गया है, बिकॉज सेबी ने अब वो मार्केट कैप वाला बैंड हटा दिया है. नाउ देयर कैटेगराइजेशन इज टॉप 100 स्टॉक, नेक्स्ट 250 स्टॉक्स एंड ऑल दैट. सो मतलब स्मॉल कैप का कई बार मार्केट कैप कट ऑफ काफी ज्यादा हो जाता है. एट द पीक ऑफ द मार्केट आई थिंक 32,000 करोड़ का कट ऑफ था. तो 32,000 करोड़ इज नॉट रियली अ वेरी स्मॉल कैप. सो रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम तो अपना अलग कैटेगरी बनाते हैं कि 1,000 करोड़ मार्केट कैप से नीचे देखते नहीं है. 1 to 5,000 we are super careful, because again that's the dangerous part. So बहुत सारे stocks तो गायब ही हो जाते हैं. तो ये चीज तो that should not be the bulk of. And again as I said, लोगों को history नहीं मालूम होती, especially a lot of people are very new to the market. They have seen only one end of the cycle, but when those things hit you, they really hit you, whether it is small cap or for that matter IPO boom जो आते हैं. ये भी चीज लोगों को नहीं मालूम होती कि आईपीओ का एक टाइम पे, आईपीओ के टाइम पे जो डिमांड है दैट इज नॉट अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वो कंपनी कैसा करेगी, वो स्टॉक कैसा करेगा. जैसे वो रिलायंस पावर का तो खैर एग्जांपल है कि इतना ज्यादा डिमांड थी एंड देन द स्टॉक वेंट, द कंपनी इटसेल्फ वेंट बेली अप. बट इवन डीएलएफ, द कंपनी हैज नॉट गॉन आउट ऑफ बिजनेस, बट उनका जो आईपीओ वाला प्राइस दशकों तक वापस नहीं आया. और ऑल्सो कि उस समय का जो डिमांड है दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आइदर साइड. तो जैसे एक जर्नलिस्ट थे, उनके पॉडकास्ट में मैंने देखा एक क्लिप कि शायद किसी के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वर लकी इनफ टू गेट एन अलॉटमेंट इन द इन्फोसिस आईपीओ एंड दे वुड हैव मेड सो मच मनी. एंड आई called him up and I said, do you know that the Infosys IPO was undersubscribed? It revolved on the underwriters. And actually the underwriters made a lot of money out of that IPO because unke gale mein aa gaya wo stock, or then it did what it did. So it is as unpredictable as that. And normally jis time IPO ka boom hota hai, that is never a good time to buy IPOs, because एक तो most IPOs are overpriced. अगर कोई आईपीओ ठीक प्राइस पे है और बिजनेस अच्छा है तो आपको अलॉटमेंट ही नहीं मिलेगा. तो कुल मिला के इट्स नेवर अ गुड टाइम टू बाय आईपीओ व्हेन देयर इज एन आईपीओ बूम. तो रिटर्न्स की मैं बात करना चाहता हूँ कि शायद कंसंट्रेशन लोगों का स्मॉल कैप्स वगैरह में इसीलिए होता है, दे वांट टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स. आपकी बुक में भी लिखा है, जनरली लोग बोलते हैं कि जो पहुंचे हुए इन्वेस्टर्स हैं कि असेट एलोकेशन इज द वे टू जनरेट रिटर्न. तो उसमें एक कंसेप्ट मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि इक्विटी बेस्ड ऑन डेटा इज द हाईएस्ट जनरेटिंग रिटर्न, एंड आप बोल रहे हैं 100% इक्विटी में नहीं होना चाहिए. सो हाउ डज asset allocation ensure that asset allocation by selecting other assets with slightly lower returns gives more return than an asset class which is highest generating it generates highest returns? So हाँ, कई बार even within equities कई बार लोग कहते हैं कि I want to take higher risk correct and get higher returns. I said with higher risk only one thing is certain, higher risk of losses. The higher return किसी ने लिख के नहीं दिया. And equity returns are
extremely volatile. So on paper, yes, on the long term, you will say that this is the return. You know, you see all those things. See, this is the compounding over 20 years, 30 years. But do you have the discipline to sit through that? Because actual data, dekho, the majority, more than 50% of mutual fund investors get out within 2 years. That's the SEBI data. Within 2 years. तो 20 साल तो छोड़ो, 2 साल आप नहीं बैठ पाते हो. तो वो खाली ऑन थ्योरी पेपर पे सब नजर आता है कि हाँ, you know, इतना ड्रॉडाउन था, but I would have stayed invested, but you never stay invested. And if you really, you know, equity returns are very lumpy. So like coming back to Rakesh Jhunjhunwala, when people think his skill was stock picking, I think he had another, his skill was not stock picking, he had another superpower, which is, there's a book on him, which the authors did not highlight that line, but for me, वो पूरी किताब का सार वो एक लाइन थी. He said कि I made a lot of money from 1989 to 92, 2003 to 2007, and one more period, I think 2009 to 11 or something. In between, there were even 5 years when I made no money. So his superpower was understanding कि इक्विटी मार्केट के रिटर्न इतना लंपी होता है कि आपको 5 साल की रिटर्न 2 साल में आ जाएगी और फिर नहीं आएगी. सबसे एक्सट्रीम एग्जांपल मैं आपको भारतीय बाजारों का दूं तो 1994 to 2003 the net return from Sensex was 0. 9 years मतलब ऊपर गया नीचे गया, अंत में 9 साल के बाद वही था जो 9 साल पहले था. और उसके बाद 2003 से 2007 में करीब लगभग 4.5 साल में 6 गुना हो गया. So it can be as extreme as that. 9 years of no returns and then 6 times in 4.5 years. So in theory है कि हाँ volatile है but gives higher returns. But do you have the stomach for it? That's number one. The other thing, as I said, कि अप्रत्याशित खर्चे भी आते हैं. तो आपको अगर पैसा किसी भी कारण से चाहिए होगा अगले 5-6 साल में, तो आप इक्विटी पर नहीं रिलाई कर सकते. अभी कल ही रात को मैं डिनर खा रही थी एक फ्रेंड के साथ, तो उसने कहा कि यू नो अभी मैं पैसा डालना चाहता हूँ फॉर सम टाइम एंड देन मुझे घर खरीदना है, तो जब घर मिलेगा तो तब विड्रॉ करना होगा. मैंने कहा फिर इक्विटी में मत डालो, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि वो साल भर बाद आपको इक्विटी में आज की डेट से ज्यादा पैसा मिलेगा. तो अभी यू हैव टू पुट इट इन लो रिस्क फिक्स्ड इनकम. दैट्स द ओनली ऑप्शन. बिकॉज यू नो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे मैंने कहा कि अगर आप यंग भी हैं तो हो सकता है अगले 5-7 साल में कुछ भी हो सकता है. आपकी नौकरी जा सकती है, आपको आगे पढ़ना है, घर खरीदना है, उसके लिए डाउन पेमेंट देनी है, घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या जैसे रिटायरमेंट के बाद भी होता है कि आपको जो अगले कुछ सालों में चाहिए पैसा, वो आपका प्रेडिक्टेबल जगह होना चाहिए, फिक्स्ड इनकम टाइप. क्योंकि ये भी होता है इक्विटी में. सपोज आपने कैलकुलेशन करके रखा है कि ये पैसा मेरे को अगले 20 साल लास्ट करेगा, पर अगर इक्विटी में अगर अभी लॉस पहले आ गया, मतलब मार्केट फेल बिफोर इट वेंट अप एंड यू स्टिल हैड टू विड्रॉ सम मनी, तो आपका वो कैपिटल ही कम हो जाएगा, फिर वो 20 साल नहीं लास्ट करेगा. सो इक्विटी मार्केट में इवन द ऑर्डर इन विच द रिटर्न्स कम इज इम्पोर्टेंट. कि आपका वही अगर यू नो +10 +15 -5 -7 है, लेकिन अगर -5 -7 पहले आ गया तो आपका वो कैपिटल में हिट आ जाएगा अगर आपने बीच में से कुछ विड्रॉल भी किए. तो इक्विटी ऐसा पैसा होना चाहिए जो कम से कम 8-10 साल आपको जेन्युइनली हाथ ही नहीं लगाना हो. ये अगेन किसी के पास क्रिस्टल बॉल नहीं है कि इक्विटी में 1 साल 2 साल में क्या रिटर्न आएगा. हर साल आप देखेंगे कि वो नए संवत के शुरू में भी और जनवरी में भी सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स गिव कि सेंसेक्स का टारगेट क्या है, निफ्टी का टारगेट क्या है. मैंने नहीं दिया, मैंने 30 साल में कभी भी नहीं दिया. एंड उसके लिए मुझे टर्म अभी 2 साल पहले ही डैनियल कानामैन की बुक नॉइज आई थी, तो उसमें मुझे टर्म अभी मिला. बट मुझे हमेशा से ही लगता था कि दिस इज एन एब्सर्ड नंबर टू गिव. तो उसमें वही था कि दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव इग्नोरेंस, थिंग्स विच नॉट ओनली यू डोंट नो बट यू कैन नॉट नो. और ब्लूमबर्ग ने अभी स्टडी की थी, बिकॉज यूएस में तो बहुत लंबा समय का इसका डेटा है ना, क्योंकि हर साल हर जनवरी में जितने भी आपको बड़े नाम दुनिया में मालूम हैं, गोल्डमैन सैक्स और मेरिल लिंच और मॉर्गन स्टैनली और सिटी बैंक और HSBC, वो टारगेट देते हैं. तो ब्लूमबर्ग ने ये स्टडी की कि जो टारगेट देते हैं S&P का और जो एक्चुअली में हुआ क्या है, मतलब कोई साम्य ही नहीं है. 15% पॉइंट का डिफरेंस है कि अगर उन्होंने कहा कि मार्केट 10% चलेगा तो वो -5 भी हो सकता है, +25 भी हो सकता है. मतलब इट इज टोटली वर्थलेस. और
और हर कोई देता है लगभग हर साल कि 0 से 10% चलेगा S&P। 100 साल में S&P 0 to 10% के रेंज में खाली 14 बार रहा है। तो क्यों सब ये देते हैं? क्योंकि you want to be wrong along with everyone else. The objective is not to be right. The objective is not to lose your job by saying something that आपने अलग से कुछ बोला और वो गलत हुआ तो आप ज्यादा प्रॉब्लम में आएंगे, बजाय कि आपने वही बोला जो सब कोई बोल रहा है तो आप सब गलत हैं, आप भी गलत है, चलता जा रहा है। हर जनवरी में आप टारगेट दे रहे हैं, कोई चेक भी नहीं कर रहा कि पिछली बार आपने क्या कहा था और हुआ क्या। तो ये सब कि ये क्रिस्टल बॉल किसी के पास नहीं है। और जो आपने बोला कि कई बार ये इंटरनेट पर भी लोग बोलते हैं कि ये ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग का, मेरे पास ये एकदम ऐसी चीज है जो आपको इतना पैसा बना के देगी। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर किसी के पास ये है तो वो आपको 10,000 रुपए में क्यों बेच रहा है? वो तो फिर खुद ही करे ना। जो बोलते हैं कि ट्रेडिंग में हम 1% रोज कमा सकते हैं, तो अगर आप 1% हर ट्रेडिंग डे पे कमा सकते हैं तो आप 1 करोड़ को 5 साल में 20,000 करोड़ कर सकते हैं। तो वो आपको क्यों सिखा रहा है ये? So this is all absurd, not that. So therefore, don't be also on two ends of the risk spectrum. So don't be कि fixed deposit ही करना है, और ये भी नहीं है कि मैं नौकरी छोड़ के अब डे ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ। तो हम डाइवर्सिफिकेशन का भी बात कर लेते हैं इक्विटी के संदर्भ में कि आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, योर एडवोकेट ऑफ डाइवर्सिफाइंग ग्लोबली। आपने सबसे पहले बात करना स्टार्ट किया था इसके ऊपर। तो फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर, सी इफ यू पार्ट ऑफ अ PMS और AIF, maybe it's easier for a retail average investor, how can they diversify their equity investment globally? Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्यों करना ही चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्यों करना चाहिए? तो मैं एक चीज बोलती हूँ, जब मैंने नौकरी शुरू की थी डॉलर 12 रुपया था। इन द कोर्स ऑफ लेस देन अ करियर 90% डेप्रिसिएशन हो गया। तो जब भी आप जो होता है फाइनेंशियल प्लानिंग कि आपके क्या गोल्स हैं, तो गोल्स तो 10, 20, 30 साल आगे है ना। तो आप ये चीज को मत भूलिए कि रुपया में रख के आपका वो वैसे ही डेप्रिशिएट हो रहा है। आप जनवरी से देख लीजिए, मतलब अभी हम लोग अगस्त के बिगिनिंग में ये कर रहे हैं, तो जनवरी से लेके अभी तक डॉलर टर्म्स में तो खैर 2-2.5% ही गिरा है रुपया, बट यूरो टर्म्स में और स्विस फ्रैंक के अगेंस्ट 15% गिर गया है, पाउंड के अगेंस्ट 9% गिर गया है। तो अगर आपने सोचा था कि अब बच्चे को वहां का वीजा नहीं मिलेगा, अब यूरोप जाएंगे पढ़ने, तो 15% तो 6-7 महीने में ही चला गया आपका। तो ये चीज भूलिए मत। और अभी तो डॉलर एक्सपेंसेस हैव गॉन अप ओवर, डॉलर मीनिंग हार्ड करेंसी एक्सपेंसेस हैव गॉन अप। अब लोग छुट्टी के लिए ज्यादा जाते हैं, बच्चे पढ़ने ज्यादा बाहर जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी लोग सोचते हैं कि बच्चा वहां है तो 6 महीने वहां रहा करेंगे। तो ये चीज आप भूल नहीं सकते। और दूसरी चीज ऑफ कोर्स होती है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो ये चीज तो मुझे समझ में आई थी 90s में एक एशियन क्राइसिस नाम की चीज हुई थी। जो आपके जो यंग लोग हैं उनके लिए तो इतिहास की बात है कि एक साल में ये सब मतलब ऐसा नहीं कि खराब इकोनॉमीज थी। दीज वर द एशियन टाइगर, जो हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द 1990s सडनली हैड अ क्राइसिस व्हेन इन 1 year between the currency and the market, in dollar terms their markets fell between 50 and 90%. So Taiwan was 50%, Indonesia was 90%, बीच में सब साउथ कोरिया, थाईलैंड, फिलीपींस एक्सेट्रा बीच में थे। तो दैट वाज अ वेक अप कॉल फॉर मी कि भैया एक कंट्री में होने में एक दिन में आपका इस तरह से नेटवर्थ वाइप आउट हो सकता है। तो सिटी बैंक के टाइम में मैं 6 महीना रही भी थी इंडोनेशिया, तो आज इंडोनेशिया में होते तो 90% नेटवर्थ गई थी। सो दैट वाज अ वेक अप कॉल। So that's the other thing. Don't put all your eggs in one basket. And India, after all, is less than 5% of the world market cap. So there's no reason to be only in India. So that's something. Even if India is growing better than a lot of other economies, this is the reality you cannot forget. And this was one thing. But you said कि अब अगर मैं उतना बड़ा इन्वेस्टर नहीं हूँ तो क्या करूँ? तो because this is a cause for me, because I think Indians are still too concentrated only in India. The 100% 90% आपका इंडिया में ही है। तो we have a product that starts at $10,000. मतलब आप $10,000 लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये नहीं कि खाली अमेरिका में कि खाली S&P ले लिया या नैस्डैक ले लिया या जो 6-8 स्टॉक का नाम आपको मालूम है वो ले लिया। अगर इनफैक्ट वही करना है तो वो तो आप खुद भी ब्रोकिंग अकाउंट खोल के, अगर आपको खाली इंडेक्स ही खरीदना है तो उसके लिए आपको कुछ बिचौलिए की भी जरूरत नहीं है। बट
मेरा ये भी मानना है कि यूएस इज नॉट द वर्ल्ड। तो खाली अमेरिकन मार्केट ही दुनिया की इकलौती मार्केट नहीं है, और बाजार में कोई भी थीम हमेशा लास्ट नहीं करती, ना कंट्री के लिहाज से, ना एसेट क्लास, ना इंडस्ट्री। सो अगर आप अगेन इतिहास में जाएं, अगेन नो पीपल आर यंग, दे हैव ओनली सीन द यूएस मार्केट डूइंग वेल, बट आप 20 साल का आप अगर स्नैपशॉट लें, जो मैंने 2003 से 7 की बात की थी भारत के लिए, तो वो पीरियड एमर्जिंग मार्केट्स के लिए बहुत ही अच्छा था। पूरा एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स 3.5-4 गुना हो गया, ब्राजील 10 गुना हो गया, इंडिया 6 गुना हो गया, और अमेरिका वाज टोटली लैगिंग एट दैट पॉइंट। तो और लोग ये भी भूल जाते हैं कि नैस्डैक का जो 2000 का हाई था, वो 15 साल लगे उस हाई पे वापस आने में, 2015। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका कोई ऐसी गोल्डन जगह है कि वहां पर कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तो ग्लोबल इन्वेस्टिंग का मतलब खाली अमेरिकन इन्वेस्टिंग नहीं है। तो हमारे इसीलिए हमने हमारे पास मतलब फंड्स भी हैं, पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स भी हैं, जो $10,000 से शुरू होते हैं, विच इन्वेस्ट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो नॉट जस्ट अमेरिका बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल एसेट क्लासेस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। $10,000 मीन्स कि 9 लाख रुपए से भी कम। सो नॉर्मली आपको उस तरह का प्रोडक्ट अगर आप प्राइवेट बैंक्स के पास जाए तो $1 मिलियन से शुरू होता है। बट एज आई सेड, दिस इज अ कॉज फॉर मी। मुझे लगता है कि ये भारतीयों को सोचना चाहिए, बिकॉज पहले तो ये था कि आपके पास एक ही विकल्प था करेंसी हेजिंग के हिसाब से, वो था सोना। तो उस हिसाब से हमारी दादी नानी बिल्कुल ठीक बात कर रही थी कि सोना खरीद रही थी, बिकॉज सोना ही एक आपको करेंसी हेज था, बिकॉज आप ओवरसीज कर ही नहीं सकते थे निवेश। तो इसीलिए बिकॉज व्हेन वी ग्रू अप, यू कुड दैट ऑप्शन डिड नॉट एग्जिस्ट टू इन्वेस्ट ओवरसीज। तो इसलिए अभी तक भी बहुत सारे भारतीयों का वही माइंडसेट है कि आप मतलब वो आप सोच ही नहीं रहे हो कि बाहर निवेश किया जा सकता है, जबकि अब वो जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम काफी जेनरस है। आपका मतलब $2.5 लाख पर पर्सन पर ईयर। तो मतलब आप अगर 4 लोगों का परिवार है तो आप $1 मिलियन मतलब 8.5-9 लाख 9 करोड़ रुपया भेज सकते हैं। तो मतलब प्रैक्टिकली आपको जितना भेजना है आप भेज सकते हैं। तो अभी तो प्रॉब्लम ही वो नहीं है, तो आप निवेश कर सकते हैं। तो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम से कम 30-40% तो ग्लोबल रखना चाहिए। एंड आई एम रिपीटिंग कि ग्लोबल डजंट मीन अमेरिका ओनली। तो हम डिफरेंट एसेट एलोकेशन में अगर हम डिफरेंट एसेट्स की बात करें, तो इक्विटी में हमने बात की, फिक्स इनकम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसमें एक इंटरेस्टिंग एसेट है अल्टरनेट्स, जिसको हम बोल सकते हैं, क्रिप्टो का एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो इस पे आपको क्या बोलना है कि क्या इसका फ्यूचर रहेगा या क्या लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? इंटरेस्टिंगली कल ट्रम्प ने भी अनाउंस किया कि क्रिप्टो इज़ अ इम्पॉर्टेंट स्कीम ऑफ थिंग्स इन द गवर्नमेंट। इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी बोला कि रिटायरमेंट स्कीम्स भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। वो सरप्राइजिंग पार्ट, बिकॉज क्रिप्टो के अगेंस्ट तो मेन यही है कि सरकारें नहीं चाहेंगी, बिकॉज सरकार का मोनोपोली आइटम है करेंसी। तो अब वो मतलब आपके सरकार के 2-3 मोनोपोली चीज होती है, मतलब दिस आई एम टॉकिंग इन थ्योरी इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, की करेंसी, टैक्सेस एंड लीगलाइज वायलेंस। कि मतलब आप मतलब इन रिटर्न फॉर लॉ एंड ऑर्डर आप पुलिस और मिलिट्री और वो लीगल सिस्टम को दे रहे हैं, यहाँ तक कि आपको फांसी चढ़ा सकता है वो। तो मतलब दैट्स द स्टेट हैज वांट्स टू हैव अ मोनोपोली ऑन वायलेंस। हम ही कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हो। तो दिस वाज अ सरप्राइजिंग पार्ट दैट द president of a country which has the dominant currency of the world saying कि हम क्रिप्टो को लाएंगे, like you are giving up your control over the most critical thing. But that apart, see, I mean, my view on crypto has been, and this I'm talking even from the time of the last boom, जो 2021 में एक बड़ा boom आया था क्रिप्टो में, और उसी समय थोड़ा समझा भी था कि how the mechanism works and all that, has never been कि it is not a legitimate asset class या इसको देखना ही नहीं चाहिए, but it's an extremely volatile asset class. So आप even in its limited history, there have been many times, and I'm talking even Bitcoin, which is the relatively one with the longest history, बहुत बार ऐसा हुआ है कि 70-80-85% गिरा है वो पीक से। तो वो it is something जहाँ पर आप थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हो, and that much is okay. I mean, maximum we have had in our global portfolios at any point has been 2-3%. Not in currency itself, but crypto related assets. So, but it is not something where you should have 25-30% of your portfolio or anything like that, you know. So it's, you can have a bit, but you know, don't think that you will become this crypto trader। और वहां से अगर वही मतलब जो होता है ना कि
कोई ऐसी जादू की छड़ी है जिससे पैसा बहुत बन जाएगा, वो चीज you have to be careful. तो मतलब इफ यू डोंट माइंड, आप इतने सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतने सालों की इन्वेस्टिंग के बाद आपका पोर्टफोलियो का एलोकेशन किस तरीके का है? So my allocation would be mainly global. So I think must be about 75-80% global, and जो within that जो strategies हैं, they are the same strategies which I offer publicly. मतलब वो चाहे PMS वाला हो या ग्लोबली जो हमारे फंड्स हैं, बिकॉज अगर उससे बेहतर मेरे पास कोई और निवेश का मंत्रा होता तो फिर मैं उसको इसमें भी डाल देती। तो ऐसा तो है नहीं कि मुझे अपने लिए रखना है। हाँ. तो वो इट्स एग्जैक्टली द सेम सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। सो जो ग्लोबल है, अगेन हमारा जो ग्लोबल फंड है वो नॉर्मली विद इन द ग्लोबल पार्ट नॉर्मली 75-80% इक्विटी में होता है, बट इट हैज द फ्लेक्सिबिलिटी, लाइक एट द कोविड टाइम we had gone to less than 10% equity for about 3 to 4 weeks before reinvesting. But normal times we are 75% plus in equities. So वही मेरा भी allocation है. And real estate I do not keep as I'm keeping my home out of it. So other than my one home in Mumbai, I have never invested in real estate. I do not believe in very illiquid investments. So and I don't think it's a good investment even in terms of data, in terms of the returns it's given or anything like that. How about metal, gold, silver? हाँ, so वो मतलब जो बाकी जो 20-25% नॉन इक्विटी होता है उसमें थोड़ा कमोडिटीज भी होता है. Okay. हाँ, so normally मतलब gold, silver etc. would be of the order of 5%. तो इसमें एसेट एलोकेशन हमने किया, हमने डाइवर्सिफाई किया अक्रॉस द एसेट्स, बट तो भी अगर हमको एक अच्छा रिटर्न चाहिए तो हम ओवरवेट इक्विटी पे रहते हैं, ठीक है। तो मैं मेरे दोस्त से कई बार बात करता हूँ ऐसे इसकी, आप अगर जापान का मार्केट देखो तो 1980 से वो वापस उस लेवल पे कभी आ नहीं पाया। आपकी बुक में भी कवर किया है आपने। तो पीपल हु आर प्लानिंग द रिटायरमेंट, ओके, 10 years down, 20 years down the line, एंड जैसे आपने बोला किसी को पता नहीं है क्या होने वाला है, तो क्या पता नहीं रिटायरमेंट के आसपास अगर आपका स्टॉक मार्केट इज नॉट एट दैट लेवल तो आप कैसे रिकवर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या तरीका होना चाहिए लोगों को अपना लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए? अच्छा, एक तो मैं ये भी बोलूं कि कई बार मैं देखती हूँ इस तरह का कि आप इक्विटी में निवेश करिए और जिस दिन आप रिटायर किए उस दिन आप सब फिक्स इनकम में मूव कर रहे हैं। दैट्स नॉट ऐसा एक्चुअली बहुत सजेशन भी ऐसी तरह के आते हैं। हाँ, तो व्हिच इज नॉट राइट एट ऑल, बिकॉज अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज गॉन अप अ लॉट। तो रिटायरमेंट के बाद भी बहुत समय है। मतलब आप हो सकता है और 30 साल जिए, तो देयर इज नो रीजन कि आप उस दिन से पूरा इक्विटी में चले जाएं। तो वहां पर आपको जो रिकैलिब्रेशन करना होगा कि अब आपको पैसा निकालना है अगर अपने कॉर्पस से, तो अगेन जो अगले 5-7 साल में आपको चाहिए उतना भर आपका फिक्स्ड इनकम में जरूर होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अगर आप इक्विटी में हैं और शुरू के सालों में मार्केट गिरता है और उसमें से आपको पैसा निकालना पड़ा कि आपका 100 वाला 80 हो गया, लेकिन आपने 80 में से आपको उतना ही हर साल निकालना है, तो जब मार्केट चलना शुरू करेगा तो तब आप 80 की बजाय हो सकता है 70 पे हो, तो आप फिर वो रिकवरी पूरा नहीं कर पाओगे। तो वो पैसा जितने दिन आपने बजट किया है 25 साल 30 साल उतने साल चलेगा नहीं। तो इसलिए आपको थोड़ा नॉट जस्ट ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट, उसके थोड़ा पहले से ही थोड़ा फिक्स्ड इनकम में मूव करना होगा। और फिक्स्ड इनकम में एक चीज मैं आपको बोल दूं कि फिक्स्ड इनकम में आपको फिक्स्ड इनकम का पर्पस क्या होता है कि आप यू आर ट्राइंग टू लोअर वॉलेटिलिटी। सो नेवर टेक हाई रिस्क फिक्स्ड इनकम बेट्स। So never take, for example, in any of our fixed income or multi-asset products, India है या overseas है, we never buy single company bonds, because आपको एक कंपनी का क्रेडिट रिस्क लेना ही नहीं है। अगर रिस्की लेना है तो फिर इक्विटी ही लेना। तो मतलब आपको 1% वहां ज्यादा यील्ड मिल रही है उसके लिए आप वहां पर डालें, वो नहीं करिए। इवन विद इन म्यूचुअल फंड्स, डू नॉट इन्वेस्ट इन थिंग्स लाइक क्रेडिट म्यूचुअल फंड्स व्हिच आर टेकिंग हायर रिस्क एंड टिपिकली lending where the banks will not lend. तो वो सब मत करिए। तो फिक्स्ड इनकम को लो रिस्क साइड पे ही रहने दीजिए। एंड देन एज आई सेड दैट few years before retirement you start increasing your weightage to fixed income, but ऐसा नहीं है कि आपको इक्विटी नहीं रखनी है या बहुत ही कम रखनी है, because you have to plan again for several decades. तो हमने जो अभी बात की उसमें आपके बुक में कंसेप्ट है स्कार्स करके, आई थिंक इट्स सिंगल कंट्री, सिंगल करेंसी एंड सिंगल एसेट रिस्क। सो जैसे कि अगर आप
खाली भारतीय स्टॉक मार्केट में है तो आप मतलब खाली भारत, सिंगल कंट्री, सिंगल करेंसी रूपी एंड सिंगल एसेट विच इज इक्विटी, तो वो दैट कैन रियली स्कार यू. एज आई गेव द एग्जांपल ऑफ द एशियन क्राइसिस कि एक साल में आप 90% नेटवर्थ आपकी गई थी if you were in Indonesia. So that was the, and as I said, those were not countries which had been not doing well economically. They were the best growing economies in the 90s. India wanted to be like them, wanted to be an Asian tiger, and then this crisis happened. तो इसलिए वो मतलब that's the whole thing जो होता है ना कि don't put all your eggs in one basket. And as it is, आपका इंडिया का एक्सपोजर तो है ही, मतलब नौकरी यहाँ पे है, घर यहाँ पर है, वो सब तो है ही, तो एटलीस्ट निवेश में तो कोई डाइवर्सिफिकेशन रखिए. So with this understanding of asset allocation, diversification, risk management and portfolio approach, अगर किसी को नया स्टार्ट करना है, या हम बोलते हैं नया नहीं, ऑलरेडी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 साल से, तो उन्हें क्या देखना है अभी, कैसे स्टार्ट करना है उन्हें, हाउ बिकॉज थिंग इज कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि लोगों का पोर्टफोलियो रैंडम है, किसी ने बोल दिया आईपीओ ले लो, किसी ने बोल दिया कैसे ये स्टॉक अच्छा है क्या करके, एकदम रैंडम कॉन्सेंट्रेटेड है. तो अभी कैसे सब बेच दें या मतलब कैसे हटाया जाए उसको? एंड ये इसलिए पूछना क्योंकि आइडियल थिंग आप एडवाइजर के पास जा सकते हैं, प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं, पर जो बोलते हैं मैं नहीं जानना चाहता, तो उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए? जैसे वो गूगल मैप में होता है ना कि डेस्टिनेशन से पहले आपको डालना पड़ेगा कहाँ से आप शुरू कर रहे हैं. तो पहले तो आप ये देखिए कि कहाँ पर हैं आप अभी, आपका जो प्रेजेंट निवेश है वो कहाँ पर है और कैसे है, और वो जब आपको क्लियर हो जाएगा फिर उसके बाद एक बार डेलिबरेट डिसीजन लीजिए कि मुझे कब कितना पैसा चाहिए होगा. जैसा वो तो आपको आसानी से नेट पर वैसे भी मिल जाएगा कि आपके क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं, कब कितना पैसा चाहिए, इतना बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए, इतना रिटायरमेंट के लिए चाहिए, इस डेट तक चाहिए, तो देयरफॉर हाउ मच मनी यू नीड देन, एंड देन यू वर्क बैकवर्ड्स फ्रॉम देयर. एंड एज आई सेड, जो भी पैसा आपको अगले 8-10 साल में जरूरत हो सकता है तो वो आप इक्विटी में मत रखिए. फिर उसके अलावा तो आपकी लाइफ सर्कमस्टांसेस भी हैं कि पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट है, कि आप खुद खाली अपना ही देखना है, शादी हुई है या नहीं, बच्चे हैं कि नहीं, ऑल दोस थिंग्स आल्सो कम इनटू द पिक्चर. बट जैसे टेक अ डेलिबरेट डिसीजन. एक बार आप खुद ही से पूरा सब ड्रॉप करेंगे कि अभी कहाँ निवेशित हूँ, कब क्या पैसा चाहिए, देन यू विल हैव सम आइडिया अबाउट हाउ टू देयरफॉर इन्वेस्ट. एंड don't be on either end of the risk spectrum. I'm saying this because sometimes I recently went to this was a podcast at a public sector company, and they said like lot of people come almost to retirement and वो उनके पैसे सब अभी भी पीएफ और फिक्स्ड डिपॉजिट के आगे कहीं गए ही नहीं, बिकॉज यू थिंक कि मुझे आता नहीं है, मैं करूँ नहीं करूँ, कैसे करूँ. lot of women are in that kind of situation, for example. So the point is ki why asset allocation? Because 85 to 90% of your returns come from asset allocation. So the interesting, the sexy part is the multi-baggers, but actually the boring part is what you need to get right. So even if you don't know everything, आप खाली asset allocation level पे ठीक ठाक कर लो, तो it may not be 100% optimal, but it is 80-85% optimal. तो आप वो कर लो, वहां तक तो कर लो, उसके बाद आगे सीखो, करो जो भी करना है. तो गेट द ब्रॉड एलोकेशन राइट एंड डोंट बी टू स्क्यूड, एज आई हैव सेड, कि खाली स्मॉल कैप हैं या खाली सर्टन सेक्टर्स हैं, उस तरह की चीज नहीं रखिए इन योर इक्विटी पोर्टफोलियो. डोंट बी हाई रिस्क ऑन द फिक्स्ड इनकम, डोंट हैव टू मच इन थिंग्स लाइक क्रिप्टो, don't be in illiquid assets like real estate. बारिंग जो आपका एक घर रहने का है उसका तो थोड़ा अलग कैलकुलेशन होता है, that's not a purely financial decision, but beyond that, my advice, this is what it would be. आपकी बुक में एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट है, और rather this is something kind of note that you've given to your team. Nothing is sacrosanct or written in stone, not what I tell you, not what is written in the textbook, not what is said by the greatest investor or performer, professional. तो लेकिन अगर हम जितनी भी एडवाइस देखें इंटरनेट पे, बुक्स में, तो वो बोलते हैं कि बस यही करना है आपको. तो हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट कि आप नहीं जो भी बोल. इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली इफ यू रीड गौतम बुद्धा's quote, उन्होंने भी ये बोला है, डोंट बिलीव इन समथिंग बिकॉज आई हैव सेड इट, फाइंड आउट. राइट? सो एग्जैक्टली. तो अगर मतलब आपको खुद से करना है, तो the question everything कि does the data support it? So
human beings are storytellers. We remember stories. But market has little patience with stories. मतलब market is about data, so आपको data oriented बनना पड़ेगा. और बहुत सारी चीजें जो एक समय पे बोली जाती हैं कि ऐसा ही है, जैसे जब मैंने ये मार्केट में इवन सिक्योरिटीज रिसर्च करना शुरू किया था 90s में, उसके पहले तो सिक्योरिटीज रिसर्च नाम का कोई प्रोफेशन ही नहीं था इंडिया में. मतलब IIM अहमदाबाद में भी हमारा कोई कोर्स ही नहीं था सिक्योरिटीज रिसर्च का, बिकॉज वो करियर ही नहीं था. बट उस समय भी ये था, जैसे ये एक एफिशिएंट मार्केट थ्योरी बोली जाती थी जो हर जगह पढ़ाई जाती थी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से लेके यहाँ तक कि मार्केट इज एफिशिएंट, द प्राइस ऑफ द स्टॉक हैज ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टॉक इन इट. मैंने कहा अगर ऐसा है तो बिटवीन टू रिजल्ट्स व्हिच वर 6 months या 3 months अपार्ट, व्हाई डज समटाइम्स अ स्टॉक गो अप और डाउन 50%? क्या तो वो प्राइस एफिशिएंट था कि ये प्राइस एफिशिएंट है? क्या प्राइस एफिशिएंट है? फिर वो एक फॉर्मूला तो अच्छा सा बना होता है, वो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का बीटा. आप एक्चुअली में बीटा कैलकुलेट करें किसी भी स्टॉक का तो वो हर पीरियड में अलग अलग होता है. तो आपको कौन सा बीटा करेक्ट है? तो इसलिए एक क्वेश्चनिंग का एटीट्यूड होना चाहिए. मैं अपने जैसे एनालिस्ट को बोलती थी कि जब तक तुम कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो उसका डेरिवेशन मुझे बताओ. अगर तुमको डेरिवेशन नहीं आता तो तुमको समझ में नहीं आया कि वो कर क्या रहा है फॉर्मूला. अगर आप कोई मॉडल यूज कर रहे हो तो उसका लिमिटेशंस क्या है, क्या एजम्पशंस हैं, और उसमें बहुत सारी गलतियां इसी में होती हैं. मतलब इवन there was this a fund called LTCM, Long Term Capital Management, which was run by 2 or 3 Nobel Prize winners, and that went bust because your models are based on a certain assumption, and you are never questioning ki whether those assumptions hold or not, which is generally now a problem with not just with finance, with economics also, कि आप उसको arcane मैथमेटिकल मॉडल्स में जाते जा रहे हो एंड you're not paying attention कि रियल वर्ल्ड में ये चीज होती है कि नहीं. तो इसलिए ऑलवेज हैव अ क्वेश्चनिंग एटीट्यूड, एंड नॉट जस्ट फॉर इन्वेस्टिंग, फॉर एनीथिंग इन लाइफ. वी always question that is it true, is it not true, does it hold, and things change also. So this is one other thing, that it's not even as if maybe when that thing was said it was true, but is it true now? And also, does anything, for example, I mean, a slightly different example, but जैसे Ben Graham is considered kind of the patron saint of value investing. उन्होंने ही समझाया कि value investing क्या होती है. अब आधे लोग तो ठीक से कभी पढ़ा ही नहीं कि उन्होंने कहा क्या है. मतलब you only think you know what he said. So first of all, he made all his money in a insurance company, not in the value stocks which he talks about. The second thing is, if you look at the last edition of his book, he himself says कि value doesn't mean कि something is trading below book value, because now a lot of value is intangible in things like brands and technology and all that, and that's he's still writing in the 70s. I mean, how much more true now? So you only have a vague impression कि ये कहा गया है. First of all तो देखिए वो कहा भी गया है कि is it some other nuance of that, in terms of that. जैसे पीटर लिंच की किताब है One Upon Wall Street, which was about buying कंज्यूमर ब्रांड्स. ये चीज का आपको ये कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लगा तो अब वो कंपनी का स्टॉक ले लो. Now that held at a point 1980s and part of the 90s in the US market when consumer brands did very well. But that's not always the case. Abhi, for example, of late tech companies have they have been the big drivers of almost the entire returns in S&P, not entire but a large chunk of the returns. तो वो सब चेंज होता रहता है. ऐसा नहीं कि फिर वही चीज आपने मान ली कि यही है. जैसे अब पीटर लिंच का अगेन in terms of his superpower or what his quality was, more than stock picking, I give him credit for one thing. He quit after that. He had this brilliant performance in the fund, and he quit after just 14 years at the age of 45 because he made the call कि ये replicable performance नहीं है. So that is a huge credit to him कि he recognized that. Otherwise 45 में कौन retire होता है? तो मतलब वो, so always as I said कि sometimes something might have even held true at one point in time in a particular market at a particular time, doesn't mean it is the truth forever. तो जनरली आप इतने सारे आपने पॉडकास्ट किए हैं एंड मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हुए होंगे. What is a question that nobody has asked you and they should be asking you? अभी ये तो सोचा ही नहीं मैंने.
मे बी आपकी बुक पढ़ ली या जनरली जो उनकी सोच है, तो क्या लोग नहीं पूछ रहे जो उन्हें पूछना चाहिए in the current market, in the current scheme of things, internationally, globally, yeah, technology wise, what is it that so that they make good investing decisions? I mean, I wouldn't say that nobody has ever asked me that, but एक ये चीज यही होती है कि if India is the fastest growing economy, which is now, I don't think the podcast hosts have asked me, but that's the undercurrent I get more from the general investor. If India is the fastest growing economy, why should I look elsewhere? So that's that part, that education of why you should be global, I think is still part of the way through. The other thing, of course, often happens is that people just copy the headline of what you are saying without really understanding why or how to get there. Like, for example, one of the newspapers does this thing of guru portfolio of asking the fund managers where they're personally invested. Now, some of them I saw I was just comparing last year and this year, because they normally, call you every year. So last year they had zero global exposure. Now they have something because they are going to be they're offering global products now, so you can understand how much depth they have in that. So I am my again, when we talked about just now about why not to take anything for granted, like when I was thinking of going global, and that Asian crisis was one of the triggers for, I said that this is the danger of being in a single market. And the other was, of course, for me the big thrill in life is learning. I said wahi companies forever kahan karte rahenge, Indian companies, now you've been there, done that, and largely the group of companies not changed that much. Bajaj Auto, SBI, Infosys, HDFC, वो तब भी थे, अभी भी है. So when I thought of going overseas, and at that time I was not managing assets, I was a broker and investment banker. So I was servicing the fund managers, and almost all the clients were a large foreign funds. So I went to some of those very senior people in the largest funds in the world and said, I want to go global. And they said, go to one of the Asian countries. I said, I'm not interested in adding a small market. I want to go to the larger markets. And they said, you are a nobody. I mean, उनके पास तो वो सारे इतना long history वाले Wall Street firms हैं, why will they listen to you? So for me, it was again, first principles thinking that can I do this? And does it make sense to do it? And answers to that was yes. So nobody had ever thought of this, and everybody advised against it. But in 1999, we became members of the London Stock Exchange, and we were not just the first Indian, we were the first Asian firm other than the Japanese become members of the LSE, and the next year of the NASD. So for me, criteria was that can I do a good job, and can I do is this something I can do, and will it be good for the person I'm advising or whoever my client is? So that's been my thing. So I didn't mind being kind of the first, not kind of, I mean, I was the first to go global, and I didn't mind being kind of the last to offer a PMS just 5 years ago, because I waited till we had a system that where there can be some consistency and replicability in what I'm telling, that this is the kind of result you can offer. So again, this is first principles thinking, what I was talking about, that question. People said that who will listen to you? I said ठीक है, I mean मुझे लगता है कि मुझे आता है securities research, तो देखते हैं आता है कि नहीं. And the most gratifying part of going to the large market was that there you didn't even know anybody in the press. So it was only your work going out. And in no time, we were in Forbes, Fortune, Business Week, Wall Street Journal, front page, Barron's, everywhere, just on the quality of the work. Because अपना तो जुनून है कि समझना है. अंदर तक घुस के समझना है, that is the whole driving force. Because as I said, my big thrill in life is learning. So and now to an extent teaching also. So the book is really a culmination of that what I have learned over the years, and trying to explain it, that have you looked at it this way? Because my parents were both professors, so वो teaching gene है. तो आप थोड़ा टीचिंग के इसमें बात करते हैं. आपको इट्स अ टिपिकल जेफ बेजोस क्वेश्चन. लोग तो पूछते हैं क्या होगा, राइट? क्या नहीं होगा? Like in next 10 years, what do you see will not change with respect to investing?
The human brain doesn't change. So वही चीज एक है जो मतलब हजारों साल से वैसे ही है. मतलब the Daniel Kahneman, who won a Nobel Prize or his work on human biases, who worked in this field for 70 years, said my decision making has barely changed, because just intellectually understanding it doesn't change it. So that's why systems are so important, because systems help you override that very hard coded thing. For example, it's very difficult to go against consensus. तो जो सब लोग कह रहे हैं आपको लगता है वही करना चाहिए, because that instinct to belong is so strong in human beings. मैं यही बोलती हूँ कि आप गुची बैग क्यों खरीद रहे हो या टूमी बैग क्यों खरीद रहे हो, या इट इज नॉट दैट यू वांट टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी, या मतलब लेटेस्ट आईफोन खरीदने का क्या मतलब है, वो भी किस्तों पर. तो मतलब आप फंक्शनैलिटी पिछले जनरेशन से आप क्या चेंज हुआ है और इज दैट रेलिवेंट, वो आप नहीं बता पाओगे, बट फिर भी चाहिए. तो क्यों चाहिए? बिकॉज यू वॉन्ट टू बिलोंग टू दैट ट्राइब. एंड वाई डू वॉन्ट टू बिलोंग टू द ट्राइब? बिकॉज इन ह्यूमन हिस्ट्री इफ यू वर थ्रोन आउट ऑफ द ट्राइब और यू वॉकड आउट ऑफ द ट्राइब, तो आपका प्रोक्रिएशन का तो जीरो हो गया, बाकी सर्वाइवल इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल. तो मतलब आवर एंसेस्टर्स आर पीपल हु चोज टू स्टे विद द ट्राइब. सो इसीलिए मतलब इवन इन दिस, सो ऑल्सो मतलब जैसे लॉस एवर्जन, मैंने कहा लॉस बुक करना इतना खराब क्यों लगता है, वाई डू, because ये मतलब this is again all comes out of evolution. So and it's so hard coded. It's like optical illusion. कई बार आपको वो optical illusion कोई दिखाएगा कि ये दोनों चीजें देखो, ये अलग अलग साइज की लग रही हैं, बट अगर आप माप के देखो तो सेम है. तो आपको समझ में आ गया intellectually, but your eye is still seeing them as two different sizes, because it is hard coded. Because the human brain is a hacker. It is not an optimizer. कि किस चीज से काम चल सकता है उतने तक रहता है. तो इसीलिए वो मतलब दैट इज दोज आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड कि एंड दैट डजंट चेंज. एज आई सेड, वो 10,000 साल से भी नहीं बदला है. बहुत सारी चीजें, आई मीन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि 10,000 साल पहले भी क्या चीजें लिखी गई थी, वो क्यों, इसीलिए वो ग्रीक प्लेज और संस्कृत प्लेज द ह्यूमन साइकोलॉजी आप देखो तो वही का वही है. दैट इज व्हाई दे आर स्टिल रेलेवेंट. इफ यू रीड देम द थिंग इज स्टिल द सेम. अभी मैंने वो देखी हिचकॉक की रियर विंडो, वो 70 साल पुरानी मूवी है, बट उसमें जो वो रोमांटिक रिलेशनशिप का जो भी है वो मतलब वो अभी भी वही है. तो हम बोल रहे हैं कि लाइक आप बोल रहे हैं कि ह्यूमन ब्रेन डजंट चेंज बट एआई चेंजिंग वेरी फास्ट. ओके, एटलीस्ट the tools that we get to use, and one thing is clear that looking at AI now, 10 years down the line, it will have far superior capabilities. But still, in terms of what is being talked about, इसमें कितना hype है, कितना reality है in terms of how job economics will change, and क्या होगा in terms of so दो question. One is in terms of AI impact on the economy, and second is investing, how it will change with respect to. So first of all, let me take the investing part. So investing, there's something fundamental that has changed in investing, and one analogy that I give is hockey. So आपके जो young viewers हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्यों है हॉकी? Why is hockey our national game? Because 50 साल से तो हम लोगों ने कुछ किया नहीं हॉकी में. अब जाके हम लोग मतलब ब्रॉन्ज मेडल वाले स्टेज पे आए हैं, तो क्यों? उसके पीछे एक कारण है कि 1928 से मिड 70s तक इंडिया एंड लेटर इंडिया एंड पाकिस्तान डोमिनेटेड हॉकी. डोमिनेटेड टू द एक्सटेंट कि 2 ओलंपिक्स थे जिसमें इंडिया के अगेंस्ट पूरे टूर्नामेंट में एक गोल भी नहीं हुआ. वी वर दैट गुड. बट सो व्हाट हैपेंड, हम लोग सडनली हीरो से जीरो कैसे हो गए 1970s में? एंड द थिंग वाज दैट द प्लेइंग फील्ड चेंज्ड. नेचुरल ग्रास से आप एस्ट्रोटर्फ में आए, आर्टिफिशियल ग्रास पे. एंड वो जो आपका स्किल सेट था, जो मेजर ध्यानचंद की ग्रेट ड्रिबलिंग, स्टिक वर्क, वो सब रेलेवेंट नहीं रहा. स्किल सेट ही आपको अलग चाहिए था. कितना तेज दौड़ सकते हैं, कितना फिट हैं, थिंग्स लाइक दैट व्हिच इंडियंस वर नॉट दैट गुड एट. सो investing also, something fundamental has changed. People are still doing it the way it was done in the 90s, and I enjoyed the 90s. I mean, I really enjoyed going and really in the heat and dust and meeting companies, even landing up there at their plants if the head office did not want to meet and so on. But in the 90s, the edge was the information edge. Up to the 90s rather, it was the information edge.
So you could sit and get some differential information, and not just in India, all over the world. I mean, same thing with the US, etc. But over the last 20-25 years, everywhere regulations have come that you cannot share information on a differential basis. तो अगर आपका एनालिस्ट मीट भी है तो उसका भी आपको ट्रांसक्रिप्ट वेबसाइट पे डालना पड़ेगा. 90s में तो ये होता था कि अच्छी खासी बड़ी कंपनीज का इफ आई राइट अ सेल रिपोर्ट दे वुडंट इनवाइट अस टू द नेक्स्ट क्वार्टरली मीट. So this I'm talking Tata companies and all there. So and but now that is not the case. So now the thing is, the information is available. Now the skill set has moved from getting information to analyzing masses of information. And there is when the machine comes in. So that's why I was saying we launched a PMS only in 2020, because that's when we had an artificial intelligence machine learning system which could help us navigate this. Also people ask me कि do quant methods work in investing. तो मैं बोलती हूँ कि मैं आपसे पूछूं कि एक्सेल में बनाए हुए फाइनेंशियल मॉडल्स एक्यूरेट होते हैं या नहीं, तो आप बोलोगे तो एब्सर्ड क्वेश्चन है. एक्सेल तो टूल है, उसमें आप डाल क्या रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. कि मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एग्जैक्टली द सेम. दे आर ओनली अ टूल. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर डूइंग विद इट, हाउ यू आर बिल्डिंग द सिस्टम. And pure techies are also not good enough. I mean, that's a whole different discussion. But I'm just saying that you need people with market expertise and you need a human overlay on top of the machine. So ours is not a black box system, but it's a system which will rank all these companies in India from like over 1,000 crore. There are roughly 700-800 companies. So it will rank everything from 1 to 800. Then you can pick and choose maybe 55 stocks from the top 75 stocks. I'm just simplifying it a bit, but I'm saying that's where, so it is definitely useful, but a lot of people are just using it as a tagline or as something that is, I'm using this, but how are they using it? Just as for general fund management also, I say that every fund manager will have a very elaborate presentation on how they pick stocks. But ask them on when they sell and what's the risk management, and think, and then see how much in depth they have thought about it. So this was one part, which was the investing part. Coming back to the general AI, yes, it will transform things, and it will of course have an impact on employment. But you can never say what the eventual impact on employment is. I mean, I am old enough, even though I was very young at that time, but in the 80s, when the first computerization came to check clearing. I think Dr. Manmohan Singh was the RBI governor then, and then to general banking, and there were so many protests from bank unions that this will really hit the employment. But ultimately, that creates as many jobs as it removes, from cyber security to the digital experience of the consumer to. So earlier, if you look at banks, they were writing passbooks by hand, keeping the ledgers by hand. So you would think, the banking method, there'll be no people left. But that's not how it pans out. So always, in the beginning, I had written a column also about this on Mint, that every new technology, that is what people think, that this will take away jobs large scale, right from the Industrial Revolution and mechanized weaving onwards. But actually, that's not the case, because people are, there are new jobs that are created, and also once the price of something comes down, the demand for it goes up. So actually, the whole industry expands. So you cannot forecast all of it sitting here. But the past experience shows that that's not the case, that at the end of it, you won't have people employed. So one other thing to this. I mean, इस बार थोड़ा ज्यादा हाई तौबा हो रही है इस पे, because पहले all the technological innovations used to hurt the blue collar jobs. आपकी हो गया कि अरे writing भी चली जाएगी, ये चली जाएगी, तो मतलब it is you and me who are getting impacted. So it is, उसका वो फिर ज्यादा हाई तौबा है. But for India, of course, I mean, my concern is that if you look at the last 25 years, the big driver of employment has been IT services. And because of IT services, things around that, वो food delivery से लेके, security guard तक की नौकरी आई है. So अगर वहाँ पर, तो definitely the growth in employment will slow, and that's bad for the economy as a whole. मैं मैक्रो की जनरली बात नहीं करता हूँ, दो रीजन की वजह से. वन इज जनरल इन्वेस्टर जिनके पास बहुत लिमिटेड मनी है, इफ यू लुक एट द टिकट साइज ऑफ SIP एंड ऑल ऑफ दैट,
they should typically go to professional and professional should look at economics. But still, for two people who actually are interested in macros and people who saying कि मुझे तो DIY ही करना है, मैं खुद ही समझूंगा, what is the lens through which we should look at macroeconomics or markets? Like what are these 4-5 things that you should track if you're really interested? If you're interested कि नहीं मेरे को समझना है, तो क्या समझना चाहिए उनको, क्या देखना चाहिए मार्केट्स में? इतना आसान नहीं है, मतलब because there is no formula to it. And I will tell you also that sometimes when I'm talking about, let us say कि ये country का market अच्छा लगता है, people say कि okay you expect the economy to do well. एक ऐसा जरूरी नहीं है. और उससे आपको एकदम आउटलायर एग्जांपल चाहिए तो चाइना की मार्केट ने हाई बनाया था 2007 में. उसके बाद उसका जीडीपी 6 गुना हो गया और वो हाई नहीं पार हुआ, अब जाके वहां पहुंचा है. तो इट कैन बी अ डिस्कनेक्ट एज मच एज दैट. सो ये कोई फॉर्मूला नहीं होता कि अभी इकोनॉमी अच्छी कर रही है तो मार्केट अच्छा करेगा. और अगर आप जैसे ग्लोबल देखें तो लगभग 40-42 बड़े इंडेक्सेस हैं, मतलब कंट्री इंडेक्सेस. तो आप अक्सर देखें कि इवन जहां कंट्री में रियल प्रॉब्लम है, जैसे श्रीलंका, रशिया, टर्की, ये सब का पिछले 4-5 साल में कभी ना कभी मेजर प्रॉब्लम आया. उसके बावजूद ये होता है कि एक साल अगर वो बॉटम पे हैं, मतलब 40-42 नंबर पे हैं, तो अगली बार वो टॉप 3 में अक्सर आ जाते हैं. इवन दो मतलब यू कैन से कि प्रॉब्लम तो अभी चली रही है, सॉर्ट आउट नहीं हुई. तो इट इज नेवर दैट सिंपल अनफॉर्चुनेटली कि आप बोले कि इकोनॉमी अच्छा करेगा तो बाजार अच्छा करेगा या वाइस वर्सा. One thing which does give you some indication is also the past returns of the market. तो जैसे आप इंडिया में देखें, आपने 1980 से कुछ बात करी थी, तो वहां से देखें तो इक्विटी ने जो भी 15-16% कंपाउंडेड दिया है, पर आप हर दशक भी देखें तो रिटर्न बहुत अलग लग रहा है. 1980 में अगर आपने 100 रुपए लगाए होते तो वो 10 सालों में 700 हो जाते, लेकिन 2010-11 में अगर आपने 100 रुपए लगाए होते तो 10 साल में 230 ही होते, जो आपको फिक्स डिपॉजिट में भी मिल जाते. तो इतना बड़ा डिस्कनेक्ट होता है. और जो 2020 से बाजार चला है उसका कारण यही है कि वो उससे पहले 10 साल आपको रिटर्न नहीं मिला. तो जो आप बोल रहे हो इक्विटी हायर रिस्क है, उसमें हायर रिटर्न मिलेगा नहीं, 10 साल भी नहीं मिला, मतलब ऐसा भी समय आता है. तो ठीक है, इकोनॉमिक्स को समझना इतना आसान नहीं है, बट अगर हमें बिजनेसेस को देखना है और बिजनेस ड्राइवर्स को समझना है तो व्हाट आर द बिजनेस ड्राइवर्स? आपने थोड़ी बात भी की है बिजनेस ड्राइवर्स की. इसमें एक वो ड्यूपॉन्ट एनालिसिस पे एक चैप्टर है. तो देखिए, एक तो ब्रॉड लेवल पे आपको, जैसे मैंने कहा, ग्रोथ के अलावा आपको बैलेंस शीट और कैश फ्लो और रेशियोज भी देखने हैं. और इसलिए आपको थोड़ा पढ़ना लिखना पड़ेगा अगर खुद ही से करना है तो. और दूसरी चीज ये भी है कि ये जो ड्यूपॉन्ट का मैंने बोला, वो एक तरह से बिजनेसेस में ट्रेड ऑफ्स भी होते हैं. कई बार आप खाली इनकम स्टेटमेंट देख रहे हो, आप बोलोगे इस सीमेंट कंपनी का इतना मार्जिन है तो दूसरी सीमेंट कंपनी भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इधर पहुंच सकती है. हो सकता है वो जो हायर मार्जिन है वो इस कारण से हो कि उन्होंने फिक्स्ड एसेट में ज्यादा इन्वेस्ट किया है. जैसे मतलब काफी साल पहले, अब तो फिर भी और कंपनीज करने लगी. पहली बार गुजरात अंबुजा सीमेंट सेटअप हुआ था तो उन्होंने अपनी रेलवे साइडिंग लगाई, अपना पोर्ट बनाया कि यहाँ से हम, पहले कभी किसी ने ये किया नहीं था कि गुजरात से मुंबई रीजन में रोड से नहीं, हम पानी के जहाज से भेजेंगे सीमेंट. तो उससे आपका क्या हुआ, मार्जिन बढ़ गया, बट आपने फिक्स्ड एसेट ज्यादा लगाए. उसी तरह जैसे टेस्ला ने भी काफी कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेट किया है अपना कंपोनेंट खुद बनाने का. अगर कोई और कंपनी बाहर से आउटसोर्स कर रही है कंपोनेंट तो उसका मार्जिन अलग होगा, ये अलग होगा. तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वो बहुत ऊपरा ऊपरी काम नहीं है. तो अगर आपको खुद ही DIY करना है तो आपको समझना पड़ेगा, और फिर आप कुछ क्राइटेरिया बना के स्टिक टू इट. होता ही है कि क्राइटेरिया आपने बना भी लिया कि हाँ इतना ग्रोथ रेट हो, इतना रिटर्न रेशियो हो, मतलब रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब पहले ये 4 क्राइटेरिया. पर एक्चुअली में आपका पोर्टफोलियो है क्या वो वैसा? बिकॉज लोग कहते तो ये है, बट आप एक्चुअल पोर्टफोलियो देखोगे तो वो उसमें वही है कि किसी ने कहा, ये उस पार्टी में किसी ने कह दिया, टेलीग्राम ग्रुप पे किसी ने कह दिया, टीवी पे कह दिया. तो बट आप कोई भी जो सिस्टम है उसको फिर फॉलो करिए. मतलब एक आप चाहे सिंपल ही सिस्टम हो, फिर उसको फॉलो करिए. मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि
मुझे तो लगता है इतना इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मेहनत और पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती वैसे है। मैं इसमें आपको एक एनेक्डोट सुनाती हूँ, मतलब थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा, मैं सोच रही थी इसे बोलूं कि नहीं बोलूं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स इन द कंट्री। सो आई वाज सिटिंग विद हिम एंड ही सेड कि मतलब मैंने जब शुरू किया था तो मेरे किसी दोस्त ने कहा इसमें पैसा लगा दो, और उसमें मेरा पूरा पैसा चला गया, जो उस समय जो भी 60-70 हजार रुपए का मेरी पूंजी थी वो सब गई। उसके बाद बोल रहा मैंने 20 साल मार्केट को हाथ नहीं लगाया, मतलब बिजनेस हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। ही सेड देन आई थॉट कि आई हैव टू गेट ओवर दिस मेंटल ब्लॉक, and he had of course a management education and all that, so he said कि मैंने थोड़ी किताबें ली, किताबें मतलब पूरी पढ़ी भी नहीं इन्वेस्टिंग की, उल्टा पलटा। फिर उसके बाद मैंने अपने 4-5 सिंपल क्राइटेरिया बनाए कि मैनेजमेंट पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, इतना रिटर्न देना होना चाहिए, इतना बिजनेस ग्रोथ ये वो। And he said then on that basis I came up with a list of whatever 25 stocks, and then I blindly just on a DIY basis basically हर महीने मैंने SIP शुरू कर दिया इन स्टॉक्स में। And if I look at last 4-5 years, I have done better than most funds. And I said, I'm not surprised, because you're making up some system and you're sticking to that system. So that's the whole point. लोग system बना भी देते हैं तो उतना discipline या अनुशासन नहीं होता कि उस पे कायम रहें। इसमें 2 एग्जाम्पल, आपकी बुक में भी एक एग्जाम्पल है वॉरेन बुफे का, कि उन्होंने बहुत सारे जो मल्टी बैगर्स हैं जो उन्होंने मिस किए हैं, इतने बड़े एक्सपर्ट हैं। और एक अभी रिसेंट मेरे पुराने पॉडकास्ट में किसी ने बोला था कि प्रशांत जैन जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फंड मैनेजर्स हैं कंट्री के, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि उन्होंने ओवर अ लाइफ टाइम ऑफ हिज करियर इज अबाउट 350 स्टॉक्स, लेकिन उनके भी बहुत लिमिटेड 40-50 स्टॉक्स हैं जिन्होंने रिटर्न बनाया है, अच्छा रिटर्न पैसा बना के दिया है, और बाकी स्टॉक्स ने इतना अच्छा पैसा और बहुत नुकसान भी किया है। तो ये आई थिंक DIY इन्वेस्टर्स को भी समझना पड़ेगा कि सो वॉरेन बफेट सेज कि मतलब एक्चुअली चार्ली मुंगर का ये कमेंट है कि बर्कशायर हैथवे में इफ यू टेक अवे द टॉप 10 or 12 decisions, it is a underperforming fund. So मतलब तो आपको 70 साल पहले नहीं मालूम है कि ये कौन से 10 डिसीजन होंगे। That's the whole point. एक आपने बात की है अपनी किताब में भी, और जनरली लाइक अगर हम इवैल्यूएशन की जो बात कर रहे हैं, लाइक एक फंड मैनेजर को मैंने भी सुना था, उन्होंने बोला कि जब लोग अपना पोर्टफोलियो इवैल्यूएट करते हैं, दे सेल देयर विनर्स एंड कीप देयर लूजर्स, और फिर बाद में जब हम उनसे मिलते हैं, पूछते हैं क्या है आपका पोर्टफोलियो, तो यही है हमारा पोर्टफोलियो। तो जब सेल करना है तो वन इज क्या क्राइटेरिया होना चाहिए सेल करने का, और कब सेल करना है, इसके ऊपर। हाँ, मैंने इस पे एक चैप्टर ही लिखा है व्हेन टू सेल, और मैंने कुछ हद तक अभी समझाया भी वही था कि एक तो होता है कि ठीक है हम लोग तो वो भी करते हैं कि अभी के लिए कौन सा बेस्ट स्टॉक है, एंड फॉर दैट रीजन यू माइट सेल अ बिट, बट अदरवाइज तो वही है, सबसे सिंपलेस्ट चीज तो वही है। जैसे मैंने कहा कि आप जब कोई चीज लें, ये मत बोलिए कि डबल हो गया, ट्रिपल हो गया तो निकल जाऊंगी, बट हैव अ स्टॉप लॉस, सो व्हेन इट हिट्स द स्टॉप लॉस यू गेट आउट। तो अगर आप उतना भर भी डिसिप्लिन रखें, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने समझाया था शुरू में ही इंटरव्यू के, तो दैट इज अ गुड थिंग। सो इसीलिए मतलब दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि डोंट सेल योर विनर्स, बिकॉज डोंट से कि वो 100 का 200 हो जाएगा या 300 हो जाएगा तो मैं बेच दूंगी, तो फिर देन यू मिस द मल्टी बैगर। बट ऑन द अदर हैंड डोंट वेट कि अब ये 10 का 100 का 60 हो गया है तो जब वो 100 वापस होगा तभी वापस बेचेंगे, तो वो तो जब 100 से 75 ही हुआ था तभी आपको निकल जाना चाहिए था। So this trading stop loss की जो आप बात कर रहे हैं, ये बेसिकली एक सिस्टम हुआ, राइट? लाइक नॉट लाइक कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे डर रहा है, मैं So from the high, from the after you buy whatever is the high, वहां से X% गिरेगा तो you will get out. That's the discipline. So हम as we conclude our podcast, मैं आपसे आपकी बुक में बहुत ही इंटरेस्टिंग मंत्रास और मिस्टेक्स आपने जो लिखे हैं उनमें से कुछ आप बात करना चाहे तो कर सकते हैं। 2-3 मुझे इंटरेस्टिंग लगे। वन इज आप बात करते हैं बी द हाउस एंड नॉट द गैम्बलर, तो इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? So this is from gambling, from casino. So how does the casino work? Casino का ये रहता है कि उनका थोड़ा एडवांटेज रहता है सब गेम्स में। सो फॉर एग्जांपल रूले जो सबसे सिंपल गेम होता है, उसमें 0 से 36 तक के नंबर्स होते हैं, तो 37 नंबर्स हो गए, तो आप वेरियस चीजों पे बेट कर सकते हैं कि रेड्स या ब्लैक्स या पर्टिकुलर नंबर पे, पर अगर 0 पे आके बॉल रुकी तो किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो 0 पे जो बॉल रुकी तो कैसीनो विल टेक एवरीथिंग।
सो इसलिए द कैसीनो हैज दिस 2.7% रफली एडवांटेज। तो अब 10 बार स्पिन किया तो हो सकता है 10 में से एक बार भी जीरो पे नहीं रुके। 1000 बार अगर वो स्पिन होगा तो वो 2.7% ऑफ द टाइम जीरो पे रुकेगी और वो उतनी बार कैसीनो जीतता जाएगा। सो ऑन द एवरेज द गैम्बलर्स विल लूज एंड ऑन द एवरेज द कैसीनो विल विन। सो आपको वही अपने लिए भी वो क्राइटेरिया वैसा ही रखना है कि on the average you should win. So what does that mean? कि see, investing is a game of skill and luck. इनका पूरा आपकी life is a game of skill and luck. So कई बार जैसे लोग बोलेंगे कि what's the secret of someone's success? So जो भी कहानी कोई बोले, the fact is in any success there's also an element of up luck, karma, destiny, भगवान जो चाहे कह लीजिए, something which is beyond what you are doing. So in investing, which is a game of skill and luck, you have to ensure that the skill element increases and the odds are in your favor, and diversification is one way to do that, for example. So diversification क्यों मतलब क्यों, जैसे हमारे जो PMS का नाम है इंडिया सुपर 50, तो why roughly 50 stocks, why not 15 stocks? So उसका ये है कि अगर 15 ही स्टॉक हुए तो आप यू आर प्लेइंग लक which might favor you also at times. बट जैसे अगर आप कॉइन टॉस करो तो आप 10 ही बार अगर कॉइन को टॉस करोगे तो हो सकता है 7, 8, 9 बार भी हेड्स या टेल्स ही आए, पर अगर आप 100 बार उसको टॉस करोगे तो रफली 50-50 पे आप आ जाओगे। सो जो भी आपका प्रिडिक्टेड रिजल्ट है उसके आसपास आप पहुंच जाओगे एज द नंबर ऑफ ट्राइज इंक्रीजेस। मतलब इट्स अ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट कॉल्ड लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। सो इसमें भी वही है कि जब आप नंबर ऑफ बेट्स बढ़ाते हो, अगर आप 12-14 स्टॉक्स ही ले रहे हो तो फिर आप यू आर प्लेइंग लक। इफ यू आर बाइंग 50 स्टॉक्स और 60 स्टॉक्स, देन जो भी आपका स्किल लेवल है, आपका जो रिटर्न विल बी क्लोज टू योर स्किल लेवल। दैट्स ऑल दैट इज डूइंग। सो अगर आपका स्किल लेवल ही नहीं है तो अलग बात है, पर अगर स्किल लेवल है तो इट विल गिव यू मोर प्रिडिक्टेबल रिटर्न। एंड स्किल लेवल का मतलब होता है कि यू आर राइट maybe 55, 60, 65% of the time. You will never be right, let alone 100%. You will not be right 90% of the time, because nobody is right 90% of the time, given the fact कि आपको आगे का नहीं मालूम है. It's a game of probability. I mean, I'm a statistics student, so this is life is only probability. So it's only and sometimes you will make big wins where the decisions were wrong, because just out of sheer luck, and vice versa, that your decision may be right but a low probability event may happen. So next one that I find very interesting is play for singles and not for sixes. वो आपने बीच में बोला था ना कि लोगों को चाहिए कि अभी हमको गेट रिच क्विक करना है, वही नहीं कि आप छक्का मारने के चक्कर में आउट हो जाएंगे। आउट नहीं होना है। सो एंड परसेंटेजेस आर नॉट सिमेट्रिकल। ये भी एक चीज है कि अगर आप 50% आपका पोर्टफोलियो गिरता है तो अब उसको दुगना होना पड़ेगा। अगर 33% गिरा है तो 50% ऊपर जाना पड़ेगा फॉर यू टू ब्रेक इवन। तो वो परसेंटेजेस आर नॉट सिमेट्रिकल, इसलिए बहुत घटना नहीं है। तो दैट्स द होल पॉइंट, दैट ये नहीं कि मैक्सिमाइजिंग ऑफ रिटर्न्स के चक्कर में आप आउट हो जाएं। तो वो इसीलिए मैं जैसे कह रही थी कि बल्क ऑफ द फीस यू पे आर फॉर रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज वी फर्स्ट सर्कमस्क्राइब द रिस्क। इतना ही रिस्क लेना है, उसके विद इन रिटर्न्स को बेस्ट करना है, नॉट इन एन अनकंस्ट्रेन्ड मैनर। तो आप मिस्टेक्स की भी आपने इसमें बात की, तो आप क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए लोगों को? हाँ, बहुत कुछ तो अभी इसमें कवर कर ही जो मैंने नहीं कवर किया है। हाँ, तो वो वही है कि मतलब आपको सिस्टम से चलिए, डू मैनेज रिस्क प्रॉपरली, एंड एज आई सेड कि डेफिनेशन ऑफ मिस्टेक्स भी हो सकता है आपको थोड़ा सोचना पड़े कि आप मिस्टेक्स आर मिस्टेक्स ऑफ प्रोसेस। तो जब भी कोई ये नहीं कि आपका विनर निकल गया तो इसका मतलब वो आपका डिसीजन ठीक था। हो सकता है डिसीजन गलत हो, बट फिर भी वो आपका लक के कारण वो बन गया पैसा। Like one fund manager I was listening to, and he was saying that during those physical share transfer days, वो उसका ACC का शेयर था, and then signature differs के कारण वो बिक नहीं पाया। मतलब he sold it and then finally it again came back to him, and then ACC went up so many times, so that became a big winner for him. So एक और चीज होती है कि जब मैं आपसे पूछूं कि आपका जो भी पोर्टफोलियो का रिजल्ट है उसमें कितना लक है और कितना स्किल है,
तो ये आंसर इस पे डिपेंड करेगा कि अभी ऑफ लेट आपके पोर्टफोलियो ने अच्छा किया है या बुरा किया है। जब अच्छा होता है तब आई एम द जीनियस, मैंने इस तरह से ये स्टॉक्स निकाले, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अगर पोर्टफोलियो डाउन है तो आपको 1001 विलन मिलेंगे कि कंपनी चोर थी, ऑपरेटर ने चला दिया, ये सेंट्रल बैंक ने ये चेंज कर दिया, सरकार ने वो चेंज कर दिया। तो हमेशा इन एनी सक्सेस और फेलियर there is an element of luck and there is an element of skill. तो बट हम लोग का एट्रीब्यूशन उस हिसाब से होता है कि अच्छी चीजों में तो गुड लक को हम लोग नहीं याद करते, बुरी चीजों में बैड लक याद आती है। इसमें वो इतनी बहुत अच्छी किताब है, लेकिन एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपने इंटरव्यू में बोली और जो मुझे आई वांट टू लर्न इज कि इन्वेस्टिंग इन टर्म्स में कि जब हम इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले रहे हैं तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम गलत हो सकते हैं। अगर वो हमने सोच लिया तो हमारे बाकी के डिसीजन बहुत आसान हो जाएंगे। मतलब दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर पोर्टफोलियो। जब निवेश कर रहे हैं तो सोचिए मैं गलत हो सकती हूँ। तो हमने इन्वेस्टिंग की बात की। इट विल बी लिटिल अनफेयर कि मैं आपसे सवाल नहीं पूछूं क्योंकि आपका बहुत ही सक्सेसफुल करियर रहा है विद रिस्पेक्ट टू करियर, क्योंकि करियर होगा तो पैसा होगा, पैसा होगा तो आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो लक की हमने बात की, स्किल्स की भी हमने बात की, बट अगर आप एक पार्टिंग विजडम देना चाहें कि यू वांट टू हैव अ गुड करियर, व्हाट इज इट दैट यू शुड डू? Try to excel. I mean that's many years ago when I was still in school, we were talking to somebody who was very accomplished and my mother asked him that कि बच्चों को मैं किस फील्ड में भेजूं। तो उन्होंने यही कहा कि फील्ड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट दे शुड एक्सेल इन व्हाट दे डू। सो दैट्स द थिंग। एंड उसके लिए एक लर्निंग का पैशन होना चाहिए, एटलीस्ट टू मी ये लगता है। एंड देयरफॉर फॉर मी रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अनलेस यू फीड योर माइंड, वो दिमाग से कुछ निकलता नहीं है। अदरवाइज फिर आप वही करते रहोगे जो आप हर कोई करता रहा है। सो इफ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, यू हैव टू फीड योर माइंड एंड देन इम्प्लीमेंट इट, थिंक अबाउट इट, यूज इट। Thank you, madam. Thank you very, very much for your time. It was a lovely conversation. Thank you. Thanks for having me.